सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट जेके बोपी एंड क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ राउंड द कॉर्नर्स। यहाँ पे हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग आपका केमिस्ट्री एंड इट विल बी अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट ईयर। एंड जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे दे विल बी 60। एंड आई बिलीव कि आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया चल रही होगी एंड आप अच्छे से अपना एफर्ट जो है वो दे रहे होंगे। एंड नॉट ओनली फॉर जेके बोपी, ये सेशन जो है जो नीट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे हाईली बेनिफिशियल होने वाला है। नाउ अगर मैं इस सेशन की बात करूँ, ये आपका यहाँ पे स्कोर लाइन रहेगा दैट इज, अगर आप 55 to 60 स्कोर कर लेते हो यू आर डूइंग एक्सीलेंट। एंड आप आराम से जो नीट है, नीट में आप आराम से फुल स्कोर करके आओगे अगर आप इस सेशन में इतना स्कोर करके आओगे। इवन अगर आप यहाँ पे भी लाइक करोगे मीन्स आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है एंड आपका नीट केमिस्ट्री फुल्ली हो जाएगा। फिर 40 to 45 आर यहाँ पे गुड, देन एवरेज में मानूंगा 30 to 40 एंड लेस देन 30 आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की नीड है। सो दिस इज़ दी स्कोर टाइम लाइन हेयर। एंड आई बिलीव कि चाहे आपका स्कोर कम भी आए बट देयर इज़ ऑलवेज अ डोर फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा लाइफ में एक डोर रहता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए एंड वन शुड ट्राई टू इम्प्रूव हर सेल्फ या फिर हिम सेल्फ ऑन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। सो चाहे आपके मार्क्स भले ही कम भी आए बट हमेशा आपको ये मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि आई नीड टू इम्प्रूव एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। सो दिस इज द स्कोर लाइन एंड नाउ हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे एंड आपको ये फुल्ली क्या करना होगा, आपको ये फुल्ली यहाँ पे देखना होगा। एंड यहाँ पे जो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, बिलीव मी इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। एंड जो आपका जेके बोपी का एग्जाम आने वाला है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एंड ये आपको साथ में ये भी दिखाएगा कि आपकी प्रेपरेशन लेवल जो है वो मतलब आप किस लेवल तक पहुँचे हो। सो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। एंड बेसिकली I'll be basically keeping my video off क्योंकि अदरवाइज जो वीडियो है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। इट विल बी 15 और 20 GB, फिर इसको अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। सो आई विल कीप माई कैमरा ऑफ ईयर। सो नाउ देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट इज़, देखिए पहला जो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। हाउ मैनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ सल्फर दैट इज S8 मॉलिक्यूल। आपको पूछ रहा है कि कितने एटम सल्फर के प्रेजेंट होते हैं इन 0.2 मोल ऑफ सल्फर S8 मॉलिक्यूल। एंड यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शन हियर, आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे रखे गए हैं। नाउ देखिए, अगर हम बात करेंगे जो 1 मोल ऑफ सल्फर हमारे पास होता है, 1 मोल ऑफ सल्फर की अगर मैं बात करूं, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 8 मोल एटम्स। कितने बराबर, किसके बराबर होता है? 8 मोल एटम्स के बराबर। देयरफॉर अगर हम 0.2 मोल ऑफ सल्फर की बात करेंगे, 0.2 मोल ऑफ सल्फर आप बोलोगे इट विल बी 0.2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1.6 मोल एटम्स। सो ये किसके बराबर होगा? 1.6 मोल एटम्स के बराबर। एंड वी नो दैट जो 1.6 मोल एटम है, अगर आप फर्दर इसको कन्वर्ट करोगे कि इसमें मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से आपका आंसर यहाँ पे आएगा। क्लियर आपका आंसर, क्योंकि सभी पावर्स आपको किस में दिए गए हैं? सभी पावर्स आपको 10 टू द पावर 23 में दिए गए हैं। सो आपको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यू सिंपली हैव टू मल्टीपल 1.6 इंटू 6। देखिए 1.6 इंटू 6 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करना क्या होता है, आपको सिंपली यहाँ पे 1.6 को 16 कंसीडर करना है। 16 इंटू 6 यानी कि 16 6 बार। देखिए इतना तो आपको पता होगा कि 16 2 बार कितना होता है? 32। एंड जब आप इसको फर्दर 2 बार करोगे इट विल बी 32 32 32 दैट इज इट विल बी आपका कितना? 96। 96 मीन्स इट विल बी 9.64 ना कि 96.4। क्यों? क्योंकि मैंने 1.6 को यहाँ पे 16 कंसीडर किया। सो इन शॉर्ट, जब आप 1.6 को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 1.6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो, दैट विल कम आउट टू बी 9.64। क्लियर? दैट विल कम आउट टू बी 9.64 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 23 एटम्स। नेक्स्ट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, बताइए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था? श्रोडिंगर,
फिर आपके पास है डेविसन, डी ब्रॉगली, हेजनबर्ग। सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डी ब्रॉगली। सो डी ब्रॉगली साहब ने किया था एंड इन्होंने बताया भी था लेमड़ा हमारे पास कितना होता है h/p, या फिर लेमड़ा हमारे पास होता है h/mv, या फिर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेमड़ा हमारे पास होता है h/√2mk। बीटा का ड्यूअल नेचर क्लास 12 फिजिक्स या फिर क्लास 11th एटम्स एंड न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे आप डी ब्रॉगली को स्टडी करते हो एंड इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर। नेक्स्ट, ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4, 5, 6 टू n इज इक्वल टू 3 इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गिव्स। ये आपको क्या देगा, आपको बताना है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैस्टन सीरीज, फंड सीरीज। सो आपके पास गिवन ऑप्शन हैं, क्लियर, आपके पास गिवन ऑप्शन हैं। एंड जब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, आप क्या करो, आप एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करो एंड आप पहले खुद से ट्राई करो। फिर अगर आपको नहीं आ रहा है, यानी कि मीन्स आप पहले खुद से आंसर करो, फिर अगर आपको नहीं आ रहा है, फिर ऑलरेडी मैं तो यहाँ से आंसर कर रहा ही हूँ। नाउ देखिए हमारे पास क्या होता है, लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, फिर हमारे पास पैस्टन सीरीज, फिर ब्रैकेट, फिर हमारे पास लास्ट पे क्या होती है, फंड सीरीज। नाउ अच्छा, इनका जो रेंज होता है दैट इज n1 टू n2। n1 यहाँ पे जो होता है n1 कहाँ से, लाइमन के लिए 1 2 फिर 3 फिर 4 5 रेस्पेक्टिवली इनके लिए। फिर n2 का वैल्यू अगर 1 ऑलरेडी आ चुका है मीन्स 2, 3, 4 सो ऑन, इट विल बी हमारे पास 3, 4, 5 सो ऑन, इट विल बी 4, 5, 6 सो ऑन, इसका 5, 6, 7 सो ऑन, इसका इसी हिसाब से यहाँ पे ये रहेगा, क्लियर। सो आपसे पूछ रहा है n इज इक्वल टू 3 तो n इज इक्वल टू 4, 5, 6। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये किसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ये आपसे बेसिकली पैस्टन के बारे में पूछ रहा है। सो पैस्टन सीरीज इसका राइट ऑप्शन रहेगा। एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए इनका रेंज, ये किस रेंज में लाई करते हैं, अलग अलग सीरीज हमारे पास, दिस इज अल्ट्रा वायलेट लाइमन, फिर यहाँ पे विजिबल, बाकी जो हमारे पास हैं सभी किस में लाई करते हैं, सभी इंफ्रारेड में लाई करते हैं। आई बिलीव कि ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी। सो हम एक तो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, फिर इनकी डिटेलिंग भी हम देखेंगे ताकि आपका रिवीजन भी साथ में होता जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन इज। आपको बताना है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का रहता है उसके रिगार्डिंग, यानी कि जो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि टोटल या फिर करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या बनेंगे। क्वांटम नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव कि ये ऑलरेडी आपको आता होगा या फिर आपने ढेर सारी प्रैक्टिस की होगी क्वांटम नंबर्स की। नाउ अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे, फ्लोरीन जो हमारे पास होता है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ 1s2, अच्छा 2s2, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास 2p5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो 1s फिर 2s फिर आपका 2p फिर आपका 2p। सो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो इसमें। नाउ आपसे पूछ रहा है करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो लास्ट वन, ये जो आपको लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्योंकि ये अनपेयर्ड है, बाकी सभी ने क्या किया, बाकी सभी ने पेयरिंग की हुई है। सो ये एक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो आपसे पूछ रहा है कि इसके रिगार्डिंग टोटल या फिर करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या बनेंगे। सो पहली बात तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n। बताइए n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू आपको सीधे दिख रहा है कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर है, वो हमारे पास 2p सब शेल के अंदर है, -2 यहाँ पे, मीन्स n का वैल्यू कितना हमारे पास 2। अगर यहाँ पे 3p होता तब n का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 3, क्लियर। सो n का वैल्यू हमारे पास क्या है, n का वैल्यू हमारे पास 2 यहाँ पे, क्लियर, n का वैल्यू 2 यहाँ पे। सो निकला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इसके बाद अगर आप एजीमेथल क्वांटम नंबर निकालोगे, एजीमेथल क्वांटम नंबर निकालोगे एंड यहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल है, बताइए p ऑर्बिटल के लिए जो L का वैल्यू रहता है वो कितना रहता है 1, मीन्स n इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1। फिलहाल हम देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन गया क्योंकि n3 ये गया, फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी B। फिर इसके बाद जो m का वैल्यू होगा वी नो दैट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m, उसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है, यानी कि ml आप ले सकते हो यहाँ पे, उसका वैल्यू होता है -L टू +L इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करके, मीन्स L का वैल्यू कितना 1, इट विल बी -1 0 +1। सो ये वैल्यूज बनेंगे किसके,
एम के यहाँ पे, मीन ज़ीरो भी हो सकता है, सो ज़ीरो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्ट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर कैसे क्वांटम नंबर के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, Which of the following atomic models involve the concept of stationary orbital? So stationary orbital का कॉन्सेप्ट किस साहब ने दिया था? बोर साहब ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड साहब ने, या फिर वेव मॉडल ने? सो जो स्टेशनरी ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सीधे दिया था बोर साहब ने। क्लियर। नेक्स्ट, according to Bohr's theory of hydrogen atom, which of the following is quantized for an electron? एक इलेक्ट्रॉन यानी कि जो क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया था बोर मॉडल ने, अगर आपको याद होगा। क्लियर क्या बोला था बोर मॉडल ने? L इज इक्वल टू MVR या फिर इट इज इक्वल टू NH/2 पाई। क्लियर, NH/2 पाई, इसके ऊपर भी कभी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। अच्छा, बोर साहब ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज, मतलब इन सर्टन ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वो रिवॉल्व करता है सर्टन ऑर्बिटल्स के अंदर, एंड उन ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया था बोर साहब ने? क्वांटाइज्ड ऑर्बिटल्स। सो उनको कहा गया था क्वांटाइज्ड ऑर्बिटल्स। एंड इसमें टोटली बोर ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? L इज इक्वल टू MVR, दैट इज एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया था। क्लियर, किसका कॉन्सेप्ट दिया गया था? एंगुलर मोमेंटम। एंड फिजिक्स में आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होता है। नेक्स्ट नंबर 7 हमारे पास, न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन की लेवल मैंने रखी है, इजी भी रखे हैं कुछ क्वेश्चन, मीडियम भी, एंड कुछ क्वेश्चन हार्ड भी यहाँ पे रखे हैं। सो ओवरऑल एक बैलेंस्ड लेवल हमने यहाँ पे ली है, एंड आपके एग्जाम की डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। क्लियर। नाउ न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग। बताइए, न्यूट्रॉन जो हमारे पास होता है, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग क्या? A charge of +1 unit and a mass of 1 unit, no charge and a mass of 1 unit, no charge and no mass, a charge of -1 unit and no mass। आपको बताना है कि न्यूट्रॉन जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल होता है ये क्या कैरी करता है। ऑलरेडी आपको पता होता है कि न्यूट्रॉन जो हमारे पास है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मीन्स नो चार्ज। सो इसमें नो चार्ज, एंड इसका जो मैस होता है, मैस इज नियरली इक्वल टू 1 यूनिट। इसका जो मैस होता है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 1 यूनिट हमारे पास होता है। क्लियर। सो देयरफॉर नो चार्ज एंड ए मैस ऑफ 1 यूनिट विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, which has the maximum number of molecules among the following? Clear, among the following which has the maximum number of molecules? एंड हम पूरा सीक्वेंस में यहाँ पे जाएंगे, पहले 11th वाले पोर्शन को देखेंगे, फिर 12th वाले पोर्शन को। सो which has the maximum number of molecules among the following? आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑप्शंस में किसके यहाँ पे हैं। आपके पास गिवन ऑप्शंस क्या हैं? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 48 ग्राम ऑफ ओजोन, 8 ग्राम ऑफ H2, 64 ग्राम ऑफ SO2 यहाँ पे। क्लियर, 64 ग्राम ऑफ SO2 यहाँ पे। नाउ देखिए अगर आप देखोगे जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है, एंड बार बार मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली इसको कैसे आप याद रख सकते हो अगर आपको याद नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन, फिर हमारे पास हीलियम यहाँ पे होता है, अच्छा लिथियम, फिर बैरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन। हीलियम को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। क्लियर। अच्छा, फिर इसी हिसाब से हमारे पास नीचे लिथियम के नीचे सोडियम आएगा, फिर बैरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरान अल्मोनियम, अच्छा कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, अच्छा नियॉन के नीचे आर्गन, इसी हिसाब से सोडियम के नीचे पोटेशियम, एंड मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम। एटलीस्ट इतने आपको याद होने चाहिए। अब देखिए जो मॉलिक्यूलर मास होता है, हाइड्रोजन के लिए कितना 1, हीलियम के लिए बताइए कितना 4। सो पहले तो आपको हाइड्रोजन एंड हीलियम का याद रखना है। सो इट इज़ 1 and 4। क्लियर, 1 and 4 मीन्स जो H2 हमारे पास होगा, H2 का कितना होगा 2। अच्छा, अगर मैं 2s H2 लिखूँ, सो देन कितना होगा 2s H2 का कितना होगा 4 हमारे पास, 4 ग्राम। क्लियर, 4 ग्राम हमारे पास, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। नाउ देखिए सो हीलियम का कितना हमारे पास 4, इसके बाद लिथियम का 7, बेरिलियम का 9। दीज आर नियर वैल्यूज। क्लियर, दीज आर नियर वैल्यूज, इनसे आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। 7, 9, 11। अच्छा, फिर 12, 14, 16, फिर यहाँ पे 19, 20। देखिए कैसे आप याद रख सकते हो सिंपली। 7, 9, 11, देखिए कितना डिफरेंस 2 2 का। क्लियर, एंड दीज आर ऑड नंबर, 7, 9, 11। फिर इवन
12, 14, 16, अगेन 2 का डिफरेंस, फिर अलग से 19, 20 को याद रखिए। 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20 अगर आप याद करोगे आपको ऐसे सिंपली याद रहेगा। फिर सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, यहाँ पे आपको पीयर्स में याद रखना पड़ेगा 23, 24। फिर यहाँ पे 27, 28 अल्मोनियम सिलिकॉन। फॉस्फोरस सल्फर कितना 31, 32। सो अगेन यहाँ पे अब आप क्या रखोगे, अब आप यहाँ पे पीयर्स में याद रखोगे। इसके बाद क्लोरीन का कितना होता है, एवरीबडी नोस 35.5। आर्गॉन का कितना 40। अच्छा, फिर पोटेशियम 39, कैल्शियम अगेन यहाँ पे हमारे पास कितना होता है 40। सो ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे आप इनको याद रखोगे। क्लियर, दिस इज मॉलिक्यूलर मैथ्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, हर जगह आपका यूज़ होगा। नाउ देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला जो ऑप्शन आपके पास है, इट इज़ 44 ग्राम ऑफ CO2। कितना आपको दिया है, 44 ग्राम ऑफ CO2। नाउ अगर आप मॉलिक्यूलर मैथ्स देखोगे, किसका, मॉलिक्यूलर मैथ्स देखोगे CO2 का। बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CO2 का। C का कितना है हमारे पास, C का हमारे पास 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी बार, 2 बार, -2 टाइम्स कितना हमारे पास 16। सो 2 × 16 कितना होता है 32, 32 एंड 12 कितना होगा हमारे पास 44। सो देयरफॉर जो CO2 हमारे पास होता है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हमारे पास होता है 44 ग्राम। सिमिलरली जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, दैट हैज़ बीन गिवन 48 ग्राम ऑफ ओजोन। ज़रा बताइए ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सो ओजोन का मॉलिक्यूलर मास O कितनी बार, 3 बार, मीन्स 3 टाइम्स हमारे पास 16। सो इट विल बी 48। अच्छा, फिर ऑप्शन डी के ऊपर आइए। सो इट हैज़ बीन गिवन 64 ग्राम ऑफ SO2। सो बताइए SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सल्फ़र ज़रा ढूंढिए, किधर है सल्फ़र, ये रहा 32। सो सल्फ़र 32 प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना 16, 16 × 2 होता है 32, 32 एंड 32 कितना बनता है 64। सो अगर आप देखोगे यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको बेसिकली इसको सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास याद होता आप सीधे बता पाते कि 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो आपको गिवन है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसी में हमारे पास मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर, एंड कितने होंगे 4 मॉलिक्यूल्स। नाउ अगर आप इन सब को देखोगे यहाँ पे इन ऑप्शंस को, क्लियर, सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो 44 ग्राम ऑफ CO2 हमारे पास है, जो 44 ग्राम ऑफ CO2 हमारे पास है, इट इज़ 1 मॉलिक्यूल बेसिकली, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर मास है ही 44। सो इट इज़ बेसिकली 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। सिमिलरली 48 ग्राम ऑफ ओजोन किसके बराबर है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन के बराबर, क्योंकि ओजोन का मॉलिक्यूलर मास 48 ही है। 64 ग्राम ऑफ SO2 इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 एंड SO2 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 64 है। नाउ हाइड्रोजन के ऊपर आइए। सो अभी मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना 1, बट आपको H2 दिया गया है, मीन्स H2 का कितना होगा 2 हमारे पास, H2 का कितना, एंड यू हैव बीन गिवन 8 ग्राम H2। आपको क्या दिया गया है 8 ग्राम H2। यहाँ पे 8 ग्राम H2 को आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ हमारे पास 4 टाइम्स H2। क्लियर, 4 टाइम्स H2। सो 4 टाइम्स H2 कितना बनेगा 8 ग्राम। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लिए गए हैं, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। सो 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी में एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया गया है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। क्लियर। सो इस टेबल को क्या करना है, इस टेबल को याद रखना। ये जहाँ पे भी आप आगे केमिस्ट्री कहीं पे भी पढ़ोगे, बीट आपका MBBS या फिर आपके इंजीनियरिंग या फिर आपका 11th 12th नीट JEE, हर जगह ये आपको काम आएगा, इसको याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। बताइए अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बताइए उनको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सो सिंपली फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1s2। सो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी स्पिन ऐसे होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी स्पिन ऐसे होगी। क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी हमारे पास, उनका जो स्पिन हमारे पास होता है, उनका स्पिन अलग अलग होता है। सो देयरफॉर ए का स्पिन
दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर, ए का कितना होता है +1/2, दूसरे का कितना होता है -1/2। सो इससे आप क्या करते हो, इनको डिस्टिंग्विश करते हो किससे, स्पिन क्वांटम नंबर से। बाकी जो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्लियर, बाकी जो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्लियर, बाकी जो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं एजीमुथल, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, उनसे आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। क्लियर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होंगे सो उस केस में ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों सेम होंगे, अलग क्या होगा, खाली स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा। एक इलेक्ट्रॉन का +1/2, एक का -1/2। आगे बढ़िए। This species argon, then Ka positive and Ca2 positive contain the same number of electrons in which order? So ये हमारे पास क्या बोल रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब these are isoelectronic species. In which order do their radii increase? इनका रेडिय बताइए, इनका रेडिय कैसे इंक्रीज होता है। देखिए, आपको पता होगा कि अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, रेडियस जो होता है हमारे पास, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। रेडियस जो होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी उतना रेडियस ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ अलग एग्जांपल दूंगा, इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ Cl नेगेटिव, मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ S2 नेगेटिव, क्लियर, दैट इज सल्फाइड आयन। मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ K पॉजिटिव, मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ Ca2 पॉजिटिव। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर रेडियस का बताइए, आयोनिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। सो ऊपर आपने क्या बोला, रेडियस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी उसका आयोनिक रेडियस ज़्यादा होगा, सो S2 नेगेटिव में ज़्यादा होगा। फिर Cl नेगेटिव में, सो यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे -1, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज जितनी हमारे पास कम होगी उतना रेडियस ठीक होगा, जितनी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी उतना रेडियस हमारे पास कम होगा। सो इसके बाद एक वाली पॉजिटिव चार्ज एंड इसके बाद 2। फिर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल Fe3 पॉजिटिव होता, वो बाद में आता है यहाँ पे, लेट अस अज्यूम। क्लियर, सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जितनी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना रेडियस ज़्यादा। क्लियर, अच्छा, जितनी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना रेडियस हमारे पास कम। सो बताइए इस केस में भी सेम लॉजिक लगेगा। सो बताइए होगा क्या, आपको क्लियरली दिख रहा है जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा इट विल बी आर्गन, देन K पॉजिटिव, देन हमारे पास Ca2 पॉजिटिव। दिस विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अच्छा, सो देखिए कहाँ पे ऐसा ऑर्डर दिया गया है, सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर A। क्लियर, बस इसने क्या किया, इसने इनको इधर घुमाया है। बट ये लॉजिक हमेशा आपको याद रखना है कि इसको कहते हैं हमारे पास ग्रेटर देन। क्लियर, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, यानी कि जिसके ओर ये 2 पोर्शंस बनते हैं, जिसकी ओर ये 1 बनता है दैट इज हमारे पास स्मॉलर। सो ऑप्शन ए जो हमारे पास है दैट विल बी करेक्ट हियर, दैट इज ऑर्गन हमेशा क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम होगा। क्लियर, सो इसको हम कहेंगे दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो ऊपर मैंने दिया दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट जो मतलब है वो दोनों का क्या है, वो दोनों का हमारे पास सेम है यहाँ पे। क्लियर, सो मैंने आपको क्या दिया, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इसने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, बट द लॉजिक इज सेम, मतलब दोनों का क्या है, सेम। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए, द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव इज, आपको बताना है जो NH2 नेगेटिव हमारे पास है इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा। देखिए हमारे पास NH2 नेगेटिव इट इज अ बेस, सो ये हमारे पास क्या है, बेस, तभी इसका कंजुगेट एसिड बनेगा। एंड बेस जो हमारे पास होती है, जब बेस एक्सेप्ट करती है किसको, एक इलेक्ट्रॉन को, ये बेसिकली क्या बनती है, ये बेसिकली कंजुगेट एसिड बनती है। सो दिस इज कंजुगेट एसिड, इट वाज NH2 नेगेटिव। सो इसने एक प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया यहाँ पे, सो इट बिकेम NH3। सो ये इसका क्या है, ये इसका कंजुगेट एसिड है, किसका, NH2 नेगेटिव का जो कंजुगेट एसिड यहाँ पे है दैट इज NH3। क्लियर, दैट इज NH3। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इन शॉर्ट आप हमेशा याद रखोगे कि बेस जब क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी किसको, एक प्रोटॉन को। सो बेस जब एक्सेप्ट करती है एक प्रोटॉन को इट बिकम्स कंजुगेट एसिड। सो सिंपली आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आइए ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, फॉर दी रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी गई है N2 + 3 टाइम्स H2 गिव्स ट्वाइस NH3, यानी कि अमोनिया की प्रेपरेशन एट इतना टेम्परेचर, Kp आपको दिया गया है यहाँ पे। क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, 41। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसने रिएक्शन चेंज की है एंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसने रिएक्शन में क्या किया है, इनिशियली ये रिएक्शन थी, अब इसने रिएक्शन में डिवाइड बाई क्या किया है, हाफ से डिवाइड किया है। क्लियर, दोनों साइड
क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड इसने हाफ से क्या किया है, हाफ से यहाँ पे डिवाइड किया, या फिर आप कह सकते हो हाफ से मल्टीपल भी किया है, ये भी आप कह सकते हो। सो ओरिजिनल रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2, ये आपको क्या दे रहा है, 2 NH3, एंड Kp का वैल्यू कितना भाई साहब, 41। Kp का वैल्यू कितना, 41। अब अगर मैं इसमें डिवाइड बाई करूँ हाफ, सो इट विल बी हाफ, दैट इज यहाँ पे 3/2 H2 बनेगा, क्लियर। एंड इस साइड जब आप हाफ डिवाइड करोगे 2/2 कितना होगा, 1। सो इस साइड क्या बचेगा, इस साइड फिर NH3 बचेगा, क्योंकि 2/2 क्या होगा, 1। सो आपके पास क्या बचेगा, इस साइड NH3। सो आपको बताना है कि जो Kp डैश होगा वो हमारा कितना होगा, क्लियर, वो हमारा कितना होगा। एंड आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, क्लियर, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी हमारा, सो इसने इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि इसने मल्टीप्लाई किया है, इसने मल्टीप्लाई किया है अबो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई किया है बाय 1/2। सो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है बाय 1/2। सो इन शॉर्ट जब आप मल्टीप्लाई करते हो समथिंग से, फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई करते हो बाय n, जो नया Kp डैश होता है दैट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल Kp होता है उसका पावर आप क्या लेते हो, उसका पावर आप n लेते हो। सो ये आपको Kp डैश निकालना है, जो Kp होगा उसका पावर n आप ले लेते हो। सो आपने मल्टीप्लाई किया बाय n। बताइए यहाँ पे Kp जो है उसका वैल्यू कितना, 41, एंड n आपने कितना मल्टीप्लाई किया है, दैट इज 1/2। सो इट इज 41 पावर 1/2। 41 पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। सो बताइए 41 का रूट कितना होगा। सो ऑप्शन आपके पास हैं 6.4, 0.02, 50, देन 4.6। नाउ 41 का रूट आपको डायरेक्टली पता नहीं है, बट ये पता है ना 36 का रूट कितना होता है, 6। ये पता है ना 49 का रूट कितना होता है, 7। सो 41 लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन लाई कर रहा है, 36 एंड 49 के रूट के बीच, दैट इज 6 एंड 7 के बीच। इसका मतलब इट विल बी 6 पॉइंट समथिंग। सो आंसर जो होगा इट विल बी 6 पॉइंट समथिंग। सो इट विल बी 6.4। सो ऐसे आपको लॉजिक्स लगाने होते हैं, आपको कैलकुलेशन की यहाँ पे नीड नहीं है, क्लियर। सो हर जगह कैलकुलेशन नहीं करनी है, कहीं पे लॉजिक लगाना होता है। एंड जितना आप लॉजिक यूज़ करोगे, जितनी सिंपल कैलकुलेशन यूज़ करोगे, उतना चांस है कि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करोगे। नेक्स्ट नंबर 13, in which of the following reactions the yield of the product decrease by increasing the pressure। आपको बताना है कि इनमें से किस रिएक्शन में यील्ड प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है उसका यील्ड कम होगा ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो प्रेशर का इफेक्ट दिया है, क्लियर, प्रेशर का इफेक्ट दिया है। सो लिटरेचर क्लियर प्रिंसिपल क्या करिए, लिटरेचर क्लियर प्रिंसिपल याद करिए, अच्छे से उसको भी रिवाइज करिए। नाउ अगर आप देखोगे ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए में 2 मोल्स ऑफ सल्फर आपको दिए हैं। सो आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे SO2 आपको 2 बार दिया है, क्लियर, SO2 आपको 2 बार दिया है, ऑक्सीजन 1 बार दिया है। मीन्स टोटल आपको जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि रिएक्टेंट साइड आपको क्या है, रिएक्टेंट साइड आपको 3 मोल्स मिले हैं, एंड प्रोडक्ट साइड आपको 2 SO2 मिल रहा है, मीनस 2। एंड फिर अगेन ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे 1 N2 फिर 3H2। सो 3 and 1 कितना होगा, 4। सो इधर 4 एंड इस साइड 2 NH3, जल्दी जल्दी कैसे आप पहचानोगे, क्लियर। फिर यहाँ पे PCl5, इधर आपको दिया है PCl3 एंड PCl2, मीन्स इधर 1 इधर फिर 2 हमारे पास। सो इधर 1 इधर 2। फिर यहाँ पे N2O2 यानी कि 2 दिए हैं, फिर यहाँ पे 2NO। सो मतलब यहाँ पे 2 दिए हैं, क्लियर, 2 दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स की हम बात कर रहे हैं। सो देखिए अगर आप देखोगे पहले केस में यहाँ पे 3 to 2 आप जा रहे हो, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, वो डिक्रीज हो रहे हैं। वेट अ सेकंड। सो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। सो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इस केस में वो डिक्रीज हो रहे हैं जब आप रिएक्टेंट से किधर आ रहे हो, प्रोडक्ट साइड। सो वो डिक्रीज हो रहे हैं। अगेन इस केस में भी डिक्रीज हो रहे हैं। इस केस में ज़रा देखिए, इस केस में इंक्रीज हो रहे हैं। इस केस में हमारे पास सेम है, इस केस में हमारे पास इधर भी 2 इधर भी 2। नाउ जिस केस में हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, जिस केस में हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं किधर, प्रोडक्ट साइड, क्लियर, प्रोडक्ट साइड। सो इक्विलिब्रियम जो होगा दैट विल बी फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टोटल प्रेशर, क्लियर, दैट विल बी बेसिकली फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टोटल प्रेशर।
या फिर आप ये कह सकते हो दैट विल बी फेवर्ड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो डिफरेंट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डिफरेंट यहाँ पे क्लियरली ये ऑप्शन है। अगर आपको लॉजिक भी पता नहीं होगा आप इसको फिर भी सॉल्व कर सकते हो बाय काउंटिंग नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, क्योंकि ये सेम बैठ रहा है एंड यहाँ पे तो इक्वल है, सो ये डिफरेंट बन रहा है। सो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू ले चार्टियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है नंबर 14। नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सो आपको बताना है कि यहाँ पे किन स्पीशीज में बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास है वो बिल्कुल सेम दिया गया है। क्लियर, वो बिल्कुल सेम दिया गया है। एंड जनरली जब मैं अपने जेई की तैयारी कर रहा था, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा था, एंड व्हेन आई वाज, मतलब आपकी जगह जब मैं था, क्लियर, कुछ साल पहले, सो मैंने जनरली बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, मतलब आज से 10 साल पहले या फिर 8 साल पहले, बॉन्ड ऑर्डर को मैंने कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी थ्योरी से कभी भी मैंने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं किया था। सो सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि 99.99% जो क्वेश्चन हैं वो आपको इस दो ट्रिक के ऊपर पूछे जाते हैं। ट्रिक क्या है, सिंपली सो पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या करना है होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे हैं। पहला, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेंज हमारे पास, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका रेंज A to 14 आ रहा है, A to 14 यानी कि A, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास A to 14 आ रहे हैं, जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास होगा, बॉन्ड ऑर्डर मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, आई विल बी कैलकुलेटिंग इट विथ n-8/2, n-8/2। क्लियर, n-8/2। सिमिलरली अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 to 20 आ रहे हैं, 15 to 20 आ रहे हैं, सो जो बॉन्ड ऑर्डर मैं कैलकुलेट करूँगा, बॉन्ड ऑर्डर में जो कैलकुलेट करूँगा, आई विल बी कैलकुलेटिंग इट विथ 20 - n/2। सो ये दो फार्मूलाज का मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। सो सिंपली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काउंट करने आने चाहिए, वो काउंट करने आने चाहिए। नाउ इस केस में मैं डायरेक्टली ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन बी है इसके ऊपर मैं आऊँगा। सो ऑप्शन बी में क्या गिवन है मेरे को, सो मुझे गिवन है Cn नेगेटिव एंड मुझे गिवन है CO। नाउ Cn नेगेटिव में जब आप क्या करोगे, जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, करिए काउंट, कार्बन में कितने होंगे 6, नाइट्रोजन में कितने होंगे 7, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब एक और ऐड हुआ है +1। सो टोटल कितने बन रहे हैं 6 and 7 13 एंड 1 हो गया 14। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 14। सो ज़रा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए। सो ये इस केस में फिट कर रहा है। सो मैंने आपको बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करो। अच्छा, अगर A to 14 आ रहे हैं तब ये फार्मूला लगाओ, अगर 15 to 20 आ रहे हैं तब ये फार्मूला लगाओ। सो ये वाली फार्मूला लगेगी n-8/2। सो इट विल बी हमारे पास 14 - 8/2। 14 - 8 कितना होता है 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 3। सो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना 3। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कैलकुलेट करिए CO में। क्लियर, सो C में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6, O में कितने 8। सो टोटल इलेक्ट्रॉन अगेन 14। सो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए, इट विल बी 14 - 8/2, दैट इज दिस फार्मूला n-8/2। सो इट विल बी 3। सो इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है Cn नेगेटिव एंड CO में ये सेम आ रहा है। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास सेम आ रहा है। इसी हिसाब से 15 to 20 रेंज के लिए आप क्या करोगे, कौन सी फार्मूला लगाओगे बॉन्ड ऑर्डर की, 20 - n/2, 20 - n/2, दैट इज 20 - n/2 फार्मूला आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल भी दे देते हैं। ऑक्सीजन मेरे पास है, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 16 होंगे। सो ये इस फार्मूला में लाई कर रहा है 15 to 20 वाली। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इट विल बी 20 - 16 डिवाइड बाई 2। 20 - 16 कितना होता है 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 2। सो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है दैट इज 2। सो ऐसे आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर, बट ये आपको तब आएगा जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे एंड आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कि ये स्पीशीज का इस फॉर्मूला से निकलेगा। क्लियर, तब आपको आइडिया हो जाएगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर आपको बॉन्ड लेंथ पूछे, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर।
या फिर अगर आपसे कहे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर। अच्छा, अगर आपको कहे बॉन्ड डेसिकेशन एनर्जी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर। अगर आपको कहे स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर। अगर आपसे कहे रिएक्टिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर। अगर आपसे कहे बॉन्ड एंगल दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड आर्डर। सो बॉन्ड आर्डर अगर आपको आ रहा है, इतनी चीज़ें आप खुद से निकाल सकते हो बस, क्योंकि ऑर्डर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। सो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ रहा है सो बाय डिफॉल्ट आप ये चीज़ें भी निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। इन CO2 CH4 CH3 plus the hybridization of carbon atoms is, so CO2 CH4 CH3 plus the hybridization of carbon atoms is, वेट ए सेकंड, यहाँ पे एक पेज को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो देखिए पेज को हमने ऐड किया, इसको मैं पहले ऊपर लेके जाऊंगा, फिर अगर आपको PDF भी चाहिए PDF भी आपको डाल देंगे टेलीग्राम के ऊपर। नाउ देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 15। इन CO2 CH4 CH3 पॉजिटिव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज, सो सिंपली आपको क्या कैलकुलेट करनी है, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग तरीके होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेट करने के, एंड मुझे जो सिंपलेस्ट लगता था अपने टाइम दैट इज X इज इक्वल टू 1 ऑफ आपने ये फार्मूला यूज़ की होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। सो ये फार्मूला आप क्या करते हो, ये फार्मूला आप लगा सकते हो। क्लियर। सो अगर आप एक एक करके देखोगे, पहले CO2 को देखिए, CO2 जो हमारे पास है, CO2 की अगर आप बात करोगे सो इसमें से कार्बन आपको देखना है, कार्बन की कन्फिग्रेशन क्या होती है 2,4 हमारे पास। सो साथ में जो ऑक्सीजन यहाँ पे है दैट इज़ डाईवैलेंट। सो X या फिर जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी यहाँ पे दैट विल बी 1 ऑफ। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लेने हैं दैट इज़ 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम, यहाँ पे कार्बन के साथ अटैचड ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट, इसका मतलब मोनोवैलेंट कितना 0। क्या चार्ज कैटायन की है, G नहीं 0। क्या एनायन है, G नहीं 0। सो इट इज़ 4/2 कितना होता है आपका 2 मीन्स इट इज़ SP हमारे पास, क्योंकि 2 है ना S एंड P, सो इट विल बी हमारे पास SP। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी SP। सो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन फिलहाल गया। क्लियर, ये ऑप्शन फिलहाल गया। नाउ इसके बाद देखिए, इसके बाद CH4 में देखिए अगेन कार्बन की कन्फिग्रेशन क्या होती है 2,4। सो X क्या होगा 1 ऑफ 4, बट अब की बार यहाँ पे अटैच क्या है हाइड्रोजन, कितने 4, एंड हाइड्रोजन क्या होता है मोनोवैलेंट। सो कितनी बार है 4 बार, सो 4 टाइम्स। क्या चार्ज है G नहीं, चार्ज ना तो एनायन की ना तो कैटायन की। सो 4 + 4 हो गया है 8, A/2 कितना होता है, A/2 होता है 4 मतलब इट विल बी S1 P3, सो इट विल बी SP3। क्लियर। सो अभी तक तो सेम चल रहा है, यहाँ तक तो सेम चल रहा है, मीन्स लास्ट जो है वो इनको क्या करेगा, लास्ट वाला इनको अलग करेगा। नाउ देखिए हमारे पास क्या है CH3 पॉजिटिव। सो अगेन C कितना 2,4। अच्छा निकालिए X, इट विल बी 1 ऑफ। अच्छा वैलेंस C क्या है 4, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद Ma मतलब मोनोवैलेंट एटम। सो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3, सो 3 हमारे पास यहाँ पे। क्लियर। सो अब की बार आप क्या लोगे 3, फिर चार्ज क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस चार्ज ऑन कैटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपको माइनस करनी होती है, अगर नेगेटिव चार्ज होती वो एडअप होती, बट यहाँ पे है नहीं। सो इट विल बी 4 + 3 कितना 7, 7 - 1 कितना 6/2 कितना 3 मतलब इट इज SP2। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन SP3 SP2। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर, राइट रहेगा। एंड फिर ऑलरेडी आपको इनकी शेप्स भी पता होती है, SP के लिए SP2 के लिए SP3। सो कहीं पे शेप वाला क्वेश्चन देगा। SP के लिए क्या होता है लीनियर हमारे पास। अच्छा SP3 हमारे पास क्या होता है टेट्राहेड्रल डिपेंड करता है नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर होगा कहीं पे इट विल बी ट्राइगनल बाईपैरामिडल, या फिर अगर 2 लोन पेयर होंगे SP3 में इट विल बी हमारे पास V शेपर्ड। सो ये टेबल तो ऑलरेडी आपने याद रखा होगा, एंड इसका है ट्राइगनल प्लेनर हमारे पास। सो ये हो गया नंबर 15। नेक्स्ट ऑस्टवाल्डस डाइल्यूशन लाइज एप्लीकेबल टू, सो ये एप्लीकेबल होता है किन के रिलेटेड, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के रिलेटेड। क्लियर। एंड इक्वेशन जो यहाँ पे होती है दैट इज K = C α²। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड हमारा या फिर अमोनिया। सो इनके रिलेटेड ऑस्टरवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ होता है। नेक्स्ट, जीरो डाइपोल मोमेंट इज पॉजेस्टेड बाय PCl3, BF3, ClF3, NH3। सो डाइपोल मोमेंट भी आपने पढ़ा होगा। जीरो डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, सो स्पीशीज लाइक BF3 लिखा होता है आपने, या फिर BCl3 या फिर SO3, इनमें बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट म्यू होता है दैट इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इनमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज सिमेट्रिकल। सो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण इनका जो म्यू होता है दैट इज ज़ीरो। एंड जो यहाँ पे स्ट्रक्चर इन सभी का बनेगा दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। सो इसके कारण इनमें जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज ज़ीरो। क्लियर? सो सिमेट्री अगर होगी डाइपोल मोमेंट विल बी ज़ीरो। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज BF3। नेक्स्ट, नंबर 18, the correct thermodynamic condition for the spontaneous reaction at all temperatures। ध्यान दीजिए, at all temperatures is, so simply आपको पता होगा ये टेबल डेल H वाला, डेल S वाला, डेल G, फिर यहाँ पे आप देखते हो स्पॉन्टेनिटी, फिर आप यहाँ पे देखते हो स्पॉन्टेनिटी, यहाँ से आप टेम्परेचर चेक करते हो। क्लियर? टेम्परेचर आप चेक करते हो। क्लियर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। नाउ देखिए, डेल एच की अगर मैं बात करूं, ऐसे आप याद रखोगे इसको, माइनस माइनस प्लस प्लस, है ना। अच्छा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, अच्छा फिर माइनस 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 प्लस, ऐसे आपने याद रखा होगा। दिस कंडीशन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ये भी स्पॉन्टेनियस, ये भी स्पॉन्टेनियस, दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। क्लियर? ये कंडीशन जहाँ पे डेल एच पॉजिटिव, डेल एच नेगेटिव, डेल जी पॉजिटिव, दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। एंड टेम्परेचर की अगर हम बात करें, यहाँ पे एनी टेम्परेचर, चाहे ग्रेटर हो कम हो, कोई भी टेम्परेचर चलेगा। ये कंडीशन कब फॉलो होती है? लो टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनिटी फॉलो होती है, एंड इस केस में हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनिटी फॉलो होती है। सो आपसे कह रहा है कि एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर के ऊपर इनमें से ज़्यादातर प्रेफरेबल कौन सी है? सो देखिए, डेल एच नेगेटिव, डेल एच पॉजिटिव। क्यों? डेल एच इसने क्या दिया है? लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव। अच्छा, डेल एस इसने क्या दिया है? डेल एस ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव। सो डेल एस नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव, डेल एस पॉजिटिव। सो ये वाली कंडीशन यहाँ पे बन रही है। क्लियर? ये वाली कंडीशन। सो दिस इज हमारे पास राइट ऑप्शन। क्लियर? ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। सी भी बन सकता है, बट ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज ए, डेल एच लेस देन ज़ीरो एंड डेल एस ग्रेटर देन ज़ीरो। दैट इज हमारे पास डेल एच लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव, एंड डेल एस डेल एच ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब डेल एच पॉजिटिव। सो डेल एच नेगेटिव, डेल एच पॉजिटिव, दिस इज स्पॉन्टेनिटी कंडीशन एट, एंड दिस इज एट एनी टेम्परेचर हमारे पास। क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज कूल्ड टू आइस इट इज एंट्रोपी। सो जब आप पानी को कूल करोगे या फिर कन्वर्ट करोगे किस में? आइस में, यानी कि फ्रीजिंग होगी। एंट्रोपी विल, एंट्रोपी में क्या होगा? क्लियर? एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस हमारे पास। क्लियर? एंट्रोपी मीन्स हमारे पास रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर। सो दैट डिक्रीजेज बेसिकली। सो जो रेंडमनेस होती है दैट डिक्रीज। क्लियर? सो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी हमारे पास डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ बफर। क्लियर? सो इनमें से कौन सा पेयर यहाँ पे किसको बना रहा है? बफर को बना रहा है। एंड ऑलरेडी यू नो दैट बफर क्या होती है? बफर हमारे पास एक ऐसी सोल्यूशन होती है जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करे? रेजिस्ट करे चेंज इन पीएच। क्या करे? रेजिस्ट करे चेंज इन पीएच, जब उसमें एसिड या बेस डाला जाए, यानी कि कांस्टेंट पीएच मेंटेन करे। एंड हमारे पास अलग अलग बफर्स होते हैं। क्लियर? लाइक HNO2 प्लस NaNO2। क्लियर? HNO2 प्लस NaNO2 का कम्बिनेशन, या फिर HCN प्लस NaCN का कम्बिनेशन, या फिर CH3COOH प्लस CH3COONA का कम्बिनेशन। सो दीज आर ऑल बफर्स। सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है दैट हैज़ बीन गिवन HNO2 एंड NaNO2। क्लियर? सो ये बफर का काम करेगा। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I इन H4IO6 नेगेटिव। इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? यहाँ पे I की, दैट इज आयोडीन की। सो हमारे पास वी हैव गिवन HiO6 नेगेटिव। क्लियर? O6 नेगेटिव। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, हाइड्रोजन की क्या होती है? इट्स +1 मेजॉरिटी। ऑक्सीजन की क्या होती है? ऑक्सीजन की हमारे पास होती है -2। सो आपको I की निकालनी है, लेट दैट बी X। क्लियर? लेट दैट बी X। सो आप लिखोगे, अच्छा पहले आपको क्या दिया है? पहले आपको यहाँ पे अच्छा H4 दिया है, सॉरी आपको H4 दिया है।
वेट, सो पहले हम किसको लेंगे, H4 को, मीन्स आपको 4 टाइम्स क्या लेना पड़ेगा, 1, यानी कि हाइड्रोजन की एक होती है, सो H4 आपको दिया है, सो 4 टाइम्स 1। अच्छा, उसके बाद आई का आप रखिए यहाँ पे क्या, आई का X हमारे पास, फिर O6 मीन्स ऑक्सीजन 6 टाइम्स लिया है, एंड ए की कितनी होती है, -2, सो इट इज 6 इंटू -2 हमारे पास, क्लियर, इट इज 6 इंटू -2 हमारे पास, इक्वल टू चार्ज कितनी ऊपर, -1, सो सिंपली आप निकाल सकते हो। सो दिस विल बी 4 इंटू 1 हो गया 4 प्लस एक्स माइनस हमारे पास 6 2 12 इक्वल टू -1 हमारे पास यहाँ पे, क्लियर, -1 यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, 4 एंड -12 कितना होगा, दिस विल बी -8 इक्वल टू -1, सो एक्स विल बी -8 इधर जाएगा, इट विल बी +8 -1, दैट विल बी 7। सो आंसर क्या रहेगा, 7 हमारे पास, क्लियर। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बताइए कंपाउंड क्या है, CH3CH, फिर यहाँ पे Cl, फिर CH2CHO, मतलब आपको CHO दिया है, क्या, एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिया गया है, सो आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिया गया है। सो नंबरिंग कहाँ से होगी, देन यहाँ से होगी 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन। अच्छा, सबस्टोंट कहाँ पे, तीसरे के ऊपर, सो तीसरे के ऊपर सबस्टोंट मीनस 3 क्लोरो। अच्छा, कंपाउंड क्या है, 4 कार्बन वाला, मीनस ब्यूट, क्लियर, सो 3 क्लोरो, फिर ब्यूट। अच्छा, अच्छा मीनस ब्यूट एन, अब आपको देखना है आगे क्या लगेगा, और लगेगा, अल लगेगा, क्योंकि एल्डिहाइड है, इसमें क्या लगेगा, अल लगेगा, Al। सो इट इज हमारे पास 3 क्लोरो ब्यूटेन नल, नल ना कि नॉल, सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड, सो ऑप्शन 3 हमारे पास 3 क्लोरो ब्यूटेन नल। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो ये चूज नहीं करना था क्योंकि इट इज एल्डिहाइड, दैट इज अल। आगे बढ़िए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ वाटर, अल्कोहल, देन अल्काइन, देन अमोनिया। सो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, इनका बोलना है आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर। सो इट इज़ हमारे पास वाटर जो होता है दैट इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्लियर, दैट इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, पढ़ा होगा आपने, या फिर बेसिक चीज, बेसिक ही चीज़ है, 11th में भी पढ़ते हो आप, फिर 12th में भी पढ़ते हो अल्कोहल्स में। अच्छा, फिर इट इज़ अल्कोहल जो होता है इट इज़ मोर एसिडिक देन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड जो होगा इट विल बी मोर एसिडिक देन अमोनिया। सो बताइए ऑप्शन क्या रहेगा, सो इट विल बी ऑप्शन बी, वाटर, अल्कोहल, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर अमोनिया। नेक्स्ट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज। सो 2 टाइप की क्लीवेज हमारे पास होती हैं, 2 टाइप की क्लीवेज हमारे पास होती हैं, वन इज हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक, एंड दूसरा हमारे पास होमोलिटिक, होमोलिटिक। हेटेरोलिटिक में क्या होता है, सिंपली अगर आप हेटेरोलिटिक की बात करो, फॉर एग्जांपल हमारे पास A बॉन्डेड विद B होता है, जब यहाँ पे क्लीवेज होती है वी गेट A पॉजिटिव फॉर एग्जांपल अलग, एंड B नेगेटिव, या फिर A नेगेटिव B पॉजिटिव हमें मिलता है, क्लियर। सो ऐसे बेसिकली क्या होता है, क्लीवेज होता है। सो A पॉजिटिव मतलब इट इज़ कार्बोकैटायन, अगर कार्बन होगा सो इट विल बी कार्बोकैटायन। अच्छा, B नेगेटिव मतलब इट विल बी कार्बो एनायन। सो हेटेरोलिटिक जो होता है, जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है हेटेरोलिटिक, इसमें कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन बन के आते हैं। जो होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, अगर हमारे पास A बॉन्डेड विद B होगा, अच्छा, जब ब्रेक डाउन होगा, होगा क्या, बेसिकली इनके बीच जो यहाँ पे बॉन्ड होगा दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर, कोवलेंट बॉन्ड। सो उसके बाद होगा क्या, देयरफॉर यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, एंड मीन्स यहाँ पे आपका क्या बन के आता है, यहाँ पे ये जो अलग से बनेंगे, सो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे बेसिकली हमारे पास फ्री रेडिकल। सो हमेशा याद रखना, होमोलिटिक फिशन में क्या बनता है, फ्री रेडिकल, हेटेरोलिटिक में कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कैटायन। सो आपको बताना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। सो वी नो दैट जो कार्बोकैटायन हमारे पास होता है, कार्बोकैटायंस में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है दैट इज टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर हमारे पास मिथाइल, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्काइल की बात करेंगे, सो क्लियरली अगर आप इन ऑप्शंस में से देखोगे, जो ऑप्शन बी आपका है दैट इज ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि टर्शरी यहाँ पे नहीं दिया है, सो यहाँ पे सेकेंडरी दिया है, सो इट विल बी राइट ऑप्शन। Next, which is non-aromatic compound? Now,
मैटिक एंड नॉन एरोमेटिक के लिए सिंपली आप क्या करते हो, हुकल्स रूल यूज़ करते हो, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 4n+2 पाई। अच्छा, अगर n का वैल्यू हमारे पास 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी हिसाब से देखते हो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 0 हुआ सो इट विल बी 2 पाई, अगर 1 हुआ सो इट विल बी 6 पाई, मीन्स n का वैल्यू इसमें आपको डालना है। अच्छा, अगर 2 हुआ इट विल बी 4 2s are 8 + 2 दैट इज़ 10 पाई, अगर 3 हुआ इट विल बी 4 3s are 12 + 2 सो इट विल बी 14 पाई। सो ऐसे ही चलता है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सीधे मैं आऊँगा ऑप्शन सी के ऊपर। नाउ अगर आप ऑप्शन सी में देखोगे, अच्छा पहले मुझे, अच्छा ज़रा मुझे पहले बताइए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेंजीन की, आई विल चेक कि अगर आपको ये चीज़ पता है। अगर मैं बेंजीन की बात करूँ, बताइए बेंजीन में टोटल पाई कितने पाई हमारे पास हैं बेंजीन में, क्लियर, मतलब होल्डिंग रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे 3 हमारे पास क्या है, 3 डबल बॉन्ड्स यहाँ पे, सो इट विल बी 2 3, सो इसमें हमारे पास 6 पाई होंगे, क्लियर 6 पाई होंगे। अच्छा इसी हिसाब से, अच्छा इसमें ज़रा बताइए इस कंपाउंड में, बताइए इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, बताइए इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, दिस इज नेप्थलीन, दिस इज नेप्थलीन, क्लियर, 2 बेंजीन्स अटैच्ड। सो इसमें आपको 5 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, सो इट इज़ 5 × 2, सो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, क्लियर। सो इस हिसाब से आप देखते हो 6 पाई यहाँ पे कितना 10 पाई, दियर फोर अच्छा, सो 2 पाई, बताइए 2 पाई भी आता है, 6 पाई भी आता है, 10 पाई भी आता है इस कैटेगरी में, क्लियर, एरोमेटिक में। सो 6 पाई आता है, जी हाँ, 10 पाई आता है, जी हाँ, दीज आर एरोमेटिक। अगर 7 पाई होंगे, जी नहीं, अगर 8 पाई होंगे, जी नहीं, 9 पाई होंगे, जी नहीं, ये एरोमेटिक नहीं होते हैं, क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये रूल याद रखना है, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई। इस हिसाब से अगर n का वैल्यू 4 होगा, 4 4 16, 16 + 2 कितना होगा 18, सो नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी 18 पाई। इस हिसाब से काम आगे चलेगा। सो इसके ऊपर अगर आप आओगे, देखिए डबल बॉन्ड कितने, डबल बॉन्ड 4, सो इट विल बी 2 × 4, सो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 पाई। सो 8 पाई, बताइए क्या 8 हुकल्स रूल को फॉलो करता है, जी नहीं, सो इट इज़ अ नॉन एरोमेटिक, क्लियर, क्योंकि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नॉन एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपको बताना है, एक एक टॉपिक मैंने यहाँ से क्या किया, हर एक टॉपिक मैंने यहाँ से टच किया हुआ है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट, कोशिश की है मैक्सिमम, सारे तो नहीं होंगे बट मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको टच किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो आपको बताना है कि इन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, क्लियर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिरर इमेज आप चेक कर सकते हो। अच्छा, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस कंपाउंड को, इट इज CH3 CHOH COOH। नाउ देखिए अगर आप इस कार्बन के ऊपर फोकस करोगे, सो ये जो कार्बन हमारे पास है, क्लियर, ये जो कार्बन हमारे पास है, इसके साथ, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ एक तो अटैचड है H, एक तो अटैचड है H, फिर इस कार्बन के साथ अटैचड क्या है, CH3, फिर ये जो OH है ना, ये भी बेसिकली किसके साथ अटैचड है, इसी कार्बन के साथ, एंड फिर ये जो COH है ना, ये भी इसी कार्बन के साथ क्या है, ये भी इसी कार्बन के साथ अटैचड है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सो ये जो कार्बन हमारे पास है, इसी के साथ H भी अटैचड, CH3 भी अटैचड, फिर OH भी, फिर COH भी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। एंड बताइए इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ये जो कंपाउंड हमारे पास है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ लैक्टिक एसिड, है ना। सो ये आपका क्या है, लैक्टिक एसिड। नाउ अगर आपको क्लियरली दिखे इसमें क्या बनेगी, मिरर इमेज, यानी कि जब आप इसको मिरर के आगे लाओगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये यहाँ पे क्या बनेगी, मिरर इमेज। सो इसका मतलब जो बी हमारे पास है, दैट बी कंपाउंड एग्जिबिटस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, क्लियर, बट ये आपको पहचानना आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको समझ आएगा कि ये हमारे पास यहाँ पे बेसिकली मिड कार्बन है या फिर फाउंडेड कार्बन, इसी के साथ बाकी सभी अटैचड, एंड इसकी वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ब्यूट1ene 3 वाइन। सो ब्यूट1ene 3 वाइन में आपको बताना है, देखिए ब्यूट1ene CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बताइए ये कंपाउंड क्या बना। सो पहले तो ब्यूट, ब्यूट मतलब 4, ब्यूट मतलब हमारे पास 4 कार्बन आपको लेने हैं, जो हमने लिए।
जो हमने लिए यहाँ पे। अच्छा, फिर बोल रहा है 1 सो देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे, एक के ऊपर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे। क्लियर। सो इट इज ब्यूट 1 यानी कि डबल बॉन्ड 1 के साथ अटैचड, फिर कार्बन नंबर 3 के साथ क्या, ट्रिपल बॉन्ड अटैचड। सो ब्यूट 1 3 वाइन। क्लियर, 3 वाइन। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स आपको बोल रहा है, आप इसको फर्दर ऐसे खोल कर लिख सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ यहाँ पे एक एच यहाँ पे अटैचड, इसके साथ यहाँ पे कितने एच अटैचड, 2 एच, फिर इस कार्बन के साथ एक एच, इसके साथ कोई नहीं। सो इसको मैंने क्या लिखा, खोल के लिखा यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं यहाँ पे। नाउ वी नो दैट अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, एक पाई होता है हमारे पास। क्लियर। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास, एक सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर, 2 पाई। एग्जाम्पल सी अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल Cl2 हमारे पास, Cl2 को आप ऐसे लिखते हो Cl यानी कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl। O2 को आप कैसे लिखते हो, O डबल बॉन्ड O हमारे पास। अच्छा, N2 को आप कैसे लिखते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N हमारे पास। सो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा सो एक बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा, 2 बॉन्ड्स क्या होंगे, 2 पाई होंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा एक पाई, अगर सिंगल बॉन्ड होगा एक सिग्मा ही होता है। सो ये आप याद रख सकते हो। क्लियर, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। नाउ सिंपली देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई आपको निकालने हैं, ये आपका कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे क्या, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिग्मा। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सो ए क्या होगा, एक सिग्मा होगा, ए क्या होगा, पाई होगा। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सो यहाँ पे सिग्मा, फिर सिंगल बॉन्ड सिग्मा, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा, 2 क्या होंगे, 2 पाई होंगे, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा। सो काउंट करिए इनको, काउंट करिए सिग्मा एंड पाई को, काउंट करिए सिग्मा एंड पाई को। देखिए सिग्मा कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सो सिग्मा 7। पाई काउंट करिए, पाई कितना, 1 और 2 हो गए 3, सो पाई हमारे पास 3। सो 7 3, 7 सिग्मा 3 पाई। आई होप आपको समझ में आया होगा, 7 सिग्मा 3 पाई, ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स गिव्स ओनली एसिटाल्डिहाइड ऑन ओजोनोलिसिस, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड आपको क्या देगा, इनमें से कौन सा अल्कीन आपको क्या देगा, एसिटाल्डिहाइड देगा ऑन ओजोनोलिसिस। क्लियर, ऑन ओजोनोलिसिस। पहले आपको ऑप्शन दिया है ईथीन, फिर प्रोपीन। क्लियर, ईथीन फिर प्रोपीन। देखिए ईथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन ए ऐसे दिया है। अच्छा, मीन्स ऐसे आप इसको खोल के लिख सकते हो। अच्छा, फिर ऑप्शन बी क्या दिया है, प्रोपीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, क्या यहाँ पे 2 और 1, हाँ, सो दिस इज प्रोपीन। फिर 1 ब्यूटेन एंड 2, फिर लास्ट पे 2 ब्यूटेन। 1 ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन ही, 1 ब्यूटेन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज 1 ब्यूटेन। ये जो ऑप्शन दिया है मैंने, दिस इज 1 ब्यूटेन। फिर लास्ट पे 2 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन मतलब जो ऑप्शन डी इसने दिया है, 2 ब्यूटेन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 2 ब्यूटेन। सो ऑप्शन डी जो मैंने यहाँ पे बनाया है इस क्वेश्चन का, इट इज़ 2 ब्यूटेन। दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन, दिस इज ब्यूटमानियन, दिस इज हमारे पास ब्यूटूएन। क्लियर। सो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि एसिटाल्डिहाइड आपको कहाँ पे मिलेगा। क्लियर, कहाँ पे मिलेगा। नाउ अगर आप देखोगे इस कंपाउंड को, जब आप इसका यहाँ पे ब्रेकेज करोगे, जब डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इट विल बी CH3 CH, एंड फिर क्योंकि यहाँ पे ओजोनोलिसिस होगी सो इसके साथ ओजोन आएगा। सिमिलरली ये जो अलग हिस्सा है दैट इज दूसरा हिस्सा CH3 CH, एंड इसके साथ भी एक O आएगा। मीन्स आपको 2S यहाँ पे क्या मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड। सो इन केस ऑफ ऑप्शन डी आपको 2S क्या मिलता है, आपको 2S एसिटाल्डिहाइड मिलता है। एंड ऑलरेडी आपने ये ओजोनोलिसिस के अंदर पढ़ा होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आपको बोलना है कि इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ कौन सा ज़्यादा मतलब रिएक्टिव है इनमें से, जो गिवन ऑप्शन है एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, एसिटा एनिलाइड। क्लियर। सो ये आपको ऑप्शन ये है ना। पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये आपको क्लियर होना चाहिए। इट ओनली ओकर्स कहाँ पे ओकर करती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। सो जो हमारे एरोमेटिक सिस्टम होते हैं वहाँ पे ये ओकर करती है। नाउ एक ऑर्डर आपको दे देते हैं, क्लियर, एक ऑर्डर आपको दे देते हैं। जो एनिलीन हमारे पास होता है, दिस इज एनिलीन, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। एनिलीन जो हमारे पास होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। फिनॉल जो होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन टॉल्वीन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टॉल्वीन जो होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। क्लियर, किससे होता है ज़्यादा रिएक्टिव, बेंजीन से होता है। एंड बेंजीन जो हमारे पास होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजोइक एसिड। आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हो, काफ़ी काम आएगा। एंड इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हैलोबेंजीन। क्लियर, हैलोबेंजीन। सो इसको हम कहते हैं एनिलीन। दिस इज़ फिनॉल आपका, दिस इज़ टॉल्वीन आपका, दिस इज़ बेंजीन आपका, बताने की नीड नहीं है। दिस इज़ बेंजोइक एसिड, ये आपका हैलोबेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन हो सकता है। सो ये आपका ऑर्डर रहता है। क्लियर, ये आपका ऑर्डर रहता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स जो एनिलीन होता है, क्योंकि एनिलीन की अगर आप बात करोगे इसमें जो प्लस आर इफेक्ट होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो प्लस आर इफेक्ट जो होता है इसमें हाईली स्ट्रॉन्ग होता है। सो एनिलीन जो होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विथ HBr ओबेइंग मार्कोनिकॉफ रूल। सो HBr के साथ रिएक्ट करेगा कंपाउंड एंड ये क्या करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को क्या करेगा, ओबे करेगा। क्लियर, मार्कोनिकॉफ रूल को ओबे करेगा। ना मार्कोनिकॉफ रूल की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा, सिमेट्रिकल में नहीं लगेगा। सो जहाँ पे आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा वहाँ पे लगता है। क्लियर, वहाँ पे लगता है। एंड आप क्या कहते हो, नेगेटिव चार्ज ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नाउ अगर आप देखोगे दिस वन यहाँ पे ब्रेक करिए, दिस इज हमारे पास सिमेट्रिक, यहाँ पे ब्रेक करिए, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है, ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम यहाँ पे है। नाउ इसको ब्रेक करिए, दिस इज हमारे पास अगेन ये भी सिमेट्रिक है, भले ही H इधर रखा है यहाँ पे H रखा है। सो ये भी बट सिमेट्रिक ही है क्योंकि CH3H। क्लियर, सो ये भी सिमेट्रिक है। नाउ इसके ऊपर जरा आइए, दिस इज अनसिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि इधर CH3 ग्रुप 2, इधर एक H और एक H। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में ओबे होगा मार्कोनिकॉफ रूल। सो इस केस में ओबे होगा मार्कोनिकॉफ रूल। सो ऑप्शन डी हमारे पास। क्लियर, ऑप्शन डी हमारे पास। एंड ज़रा देखिए, फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं CH3C, फिर मेरे पास क्या है, इस C के साथ CH3 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी या फिर ऐसे भी। क्लियर, ओरिएंटेशन में कोई भी लिख सकता हूँ। फिर डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे H2 हमारे पास बेसिकली इस कार्बन के साथ। जब आप इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे, फॉर एग्जांपल HOH या फिर HBr जो भी आप लोगे, सो एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव। सो H पॉजिटिव OH नेगेटिव जब आप इसमें ऐड करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए, रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो डबल बॉन्ड किस किस के बीच, ये कार्बन एंड ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इन्हीं के बीच लड़ाई चल रही है। क्या इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, जी नहीं। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड, 2। सो इसमें हाइड्रोजन कितने, 0। इस कार्बन में हाइड्रोजन कितने, 2। सो रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ चला जाता है जिसमें कोई भी जिसमें लेसर नंबर ऑफ, कोई नहीं, जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। इसका मतलब इस केस में जो OH नेगेटिव जाएगा वो इस कार्बन के साथ जाएगा। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, ये सबस्टेंट बनेगा एक हिसाब से। सो इस केस में जो OH पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, कार्बन 2 के साथ। H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, कार्बन 1 के साथ। सो देयरफॉर कंपाउंड आपका क्या बनता है, CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 था, वहाँ पे एक H आया, इट विल बी CH3। सो यहाँ पे आपको मिलता है एक टर्शरी अल्कोहल। ये आप क्लास 12th में भी पढ़ते हो, 11th में भी। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे फॉलो होता है। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपली आप याद रख सकते हो। क्लियर, अपने क्लास 11th में मैंने ये लाइन याद रखी है एंड बिलीव मी अभी तक मैं नहीं भूला हूँ इस लाइन को।
क्लियर। सो लाइन क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम मीन्स जो आप ऐड कर रहे हो, दिस वन नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम गोज टू द कार्बन या फिर दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या इसका अपोजिट भी बोल सकते हो आप। क्लियर, मैंने ऐसे याद रखा है, आप इसका अपोजिट भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव पार्ट उसकी तरफ जाएगा विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो एक ही बात हुई। नेक्स्ट हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। सो इट इज हमारे पास एलिमिनेशन। क्लियर, डिहाइड्रेशन जब होती है वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आइए, सो ये आपका क्या था यहाँ तक 11th वाला पोर्शन। नाउ आइए 12th पोर्शन के ऊपर। सो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 12th वाला पोर्शन। सो 12th वाला पोर्शन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। नाउ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, मोलैलिटी। सो इनमें से आपको बोलना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन। सो अगर हम मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी जो होती है या फिर नॉर्मलिटी जो होती है, सो दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये हमारे पास क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेटेड कंसनट्रेटेड टर्म होती है, वॉल्यूम रिलेटेड कंसनट्रेटेड टर्म। जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसनट्रेटेड टर्म्स होती हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हमारे पास। सो इसका मतलब मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होती है। बाकी जो मोल फ्रैक्शन वगैरह है दिस इज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट देखिए, a solution contains 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए आपको क्या बोल रहा है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन एट टेम्परेचर इतना। द डेंसिटी ऑफ H2SO4 इज इतना, डेंसिटी आपको इतनी दी गई। मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज, आपको मोलैरिटी यहाँ पे क्या करनी है, आपको यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है। क्लियर, आपको मोलैरिटी निकालनी है। पहली बात तो जो गिवन मैस आपको है, गिवन मैस आपको H2SO4 का कितना दिया गया है, गिवन मैस आपको दिया गया है 410.3 ग्राम। क्लियर, 410.3 ग्राम। नाउ आपको क्या कह रहा है, मोलैरिटी निकालिए। मोलैरिटी जो हमारे पास होता है दैट इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। दिस इज वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम किसका, याद रखिएगा, सोल्यूशन का। क्लियर, वॉल्यूम आपको किसका लेना होता है, सोल्यूशन का। नाउ जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे होता है, क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स एन किसके बराबर होता है, एन हमारे पास होता है गिवन हमारे पास जो भी गिवन मास है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो कैन आई राइट दिस एज, दिस इज गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इट कैन बी रिटन एज गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स हमारे पास। क्लियर, इन लीटर्स। क्लियर, अगर ml में होता तब आप इसका कन्वर्जन करते। सो बताइए गिवन मैस आपको कितना है, गिवन मैस आपको 410.3 दिया है। मॉलिक्यूलर मैस H2SO4 का मॉलिक्यूलर मैस कितना होगा, जो ऊपर मैंने आपको टेबल दिया था ना 7, 9, 11, 12, 14, 16 का, उसी से आप निकाल सकते हो H का, S का, O का। क्लियर, एंड ये कितना बनता है H2SO4 का, वी नो दैट इट इज 98 ग्राम। सो इट इज 98 इंटू वी। कहाँ से कैलकुलेट किया आपने, देखिए H2SO4 का यहाँ से, ये जो टेबल आपको दिया, ये किधर गया, अरे यार, ये यहाँ से निकालना है H 2 बार, H2 फिर SO4 यहाँ से निकालना। क्लियर, जब आप ये यूज़ करोगे आपका निकल के आएगा। क्लियर, देखिए H2SO4 जिनको नहीं आ रहा है, देखिए H कितने, 2। सो एक के लिए 1 होता है, 2 के लिए कितना होगा, 2। सल्फर के लिए कितना, 32। अच्छा, ऑक्सीजन कितने, 4, एक के लिए 16, 32, 64। सो 64 प्लस यहाँ पे करना है, सॉरी, 64 प्लस 32 कितना होगा, 96, 96 प्लस 2 कितना होगा, 98। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द एग्जाम्पल, कैसे आप निकालते हो। क्लियर, सो दिस इज द एग्जाम्पल। सो इट इज़ 98। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है थ्रू आउट यूर 11, 12 या फिर आपके एंट्रेंस में। सो 98। ऐसा, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आपको क्या बोल रहा है, आपको पर लीटर के हिसाब से बोल रहा है, मीन्स आपको 1 लीटर यहाँ पे लेना है। क्लियर, आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पे 1 लीटर लेना है। सो सिंपली आपको क्या करना है, 410.3 को 98 से डिवाइड, आपका आंसर आएगा। अब देखिए ऑप्शन 3
3.1 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग, 4.1, 2.1। ज़रा बताइए कि आपको इसको कैलकुलेट करने की नीड है? जी नहीं, सीधे दिख रहा है कि 4 आएगा। अब क्यों आएगा 4? देखिए यहाँ पे नीचे 98 है, जब आप 98 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा मुझे बताइए 100 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है? 400। अगर इसमें मैं 2 कम कर दूं 100 में, क्लियर, अगर मैं इसमें 2 कम कर दूं, सो मैंने 2 इंटू 4 8 कम किया, मीन्स यहाँ पे जो आंसर आएगा 392। सो 98 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? 392। सो 98 कम से कम आपको 4 बार तो मल्टीप्लाई, मतलब 98 तो 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप कहीं नियर रहोगे 410 के। सो इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग, सो 4.187। क्लियर, ये चीज़ें आपको तब समझ आती हैं जितना आप प्रैक्टिस करते हो। क्लियर, सो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं थी। आप बैठोगे यहाँ पे कैलकुलेट करने की, आंसर क्या आएगा? देखिए 3, 3, 2 ये तो पहले ही रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो नियरर 410 का जो नियरर मल्टीपल आ रहा है 98 से, दैट इज़ 4। क्लियर, दैट इज़ 4 हमारे पास, क्योंकि अगर आप 3 से करोगे वो काफ़ी कम आएगा, 2 से करोगे वो भी कम आएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो इट इज़ ऑप्शन बी। Next, which one of the following liquid pairs will exhibit a positive deviation from Rolle's law? So Rolle's law से इनमें से कौन सा लिक्विड पेयर क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा रोल्ड्स लॉ में। क्लियर, सो आपको बोलना है कि पॉजिटिव डिविएशन। सो इट इज़ हमारे पास सीधे इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। सो इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म आपका क्या दिखाता है? पॉजिटिव डिविएशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सो इनमें से कौन सी सोल्यूशन हमारे पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगी? क्लियर, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नाउ आपको थोड़ा याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? आपने पढ़ा होता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल टी बी। क्लियर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, आपने पढ़ा होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज हमारे पास BP। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, या फिर TB हम बोलते हैं इसको, हम इसको TB बोलते हैं। एंड जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। सो अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब ये सभी तीनों आपस में क्या होंगे? ये सभी प्रोपोर्शनल होंगे आपस में। मीन्स अगर I ज़्यादा देन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, देन हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। सो इनमें से आपको ढूंढना है यूरिया, ग्लूकोज, BaCl2, NaCl, इनमें से I किसका ज़्यादा, वांट ऑफ फैक्टर किसका ज़्यादा? टेबल ऑलरेडी आपको पता होगा। सो यहाँ पे BaCl2, सो BaCl कितने? Cl2, इसका मतलब I इसके लिए कितना होगा? I इसके लिए 3 होगा। अच्छा, इसके लिए NaCl, सो I इसके लिए 2 होगा, ग्लूकोज के लिए 1, यूरिया के लिए 1 हमारे पास। सो I मैक्सिमम किसमें? BaCl2 में। अगर इसमें I मैक्सिमम, क्योंकि ये हमारे पास है रिलेशन, सो देयरफॉर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 0.1 मोलर BaCl2 में ज़्यादा होगा। क्लियर, ऐसे आप सिंपली जल्दी जल्दी इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट, द वांट ऑफ फैक्टर। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट का भी यहीं पे देख लेते हैं, ताकि अगर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछे आप फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए आप क्या पढ़ते हो? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास होता है दैट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, that is proportional to that is inversely proportional to freezing point of solution, and depression in freezing point is directly proportional to I। इसका मतलब इट इज हमारे पास डेल TF, इट इज हमारे पास TF। इसका मतलब डेल TF जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TF, बट एट द सेम टाइम डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट एंड I की बात करूं तो आप कह सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। सो ये आपको याद रखना है। क्या? सिंपली डेल TF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? फ्रीजिंग पॉइंट, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो ये रिलेशन आप याद रखोगे, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। शायद लास्ट ईयर ही नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। क्लियर, सो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे। नेक्स्ट आइए इसके ऊपर, द वांट ऑफ फैक्टर I फॉर ए डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सक्रोज। सो बताइए, सक्रोज की बात कर रहा है यहाँ पे। सो अभी मैंने आपसे कहा ऊपर भी था, अच्छा ऊपर ग्लूकोज था। सो आपके पास चाहे ग्लूकोज हो, देखिए आपके पास ग्लूकोज हो, सक्रोज हो, आपके पास बेंजीन हो, आपके पास यूरिया हो, इन सभी के लिए अगर मैं बात करूँ जो वांट ऑफ फैक्टर होता है उसका वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट आइए, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट
कंडक्टेंस। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आपको यूनिट बताना है, बताइए यूनिट क्या होता है। गिवन ऑप्शन ये आपके पास है, क्लियर। सो जो यूनिट हमारे पास होता है दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, क्लियर। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। सो ओम इनवर्स आपके पास है यहाँ पे। सो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। नेक्स्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इज इक्वल टू, आपको बताना है कि इसकी एक्सप्रेशन कैसे आप निकालोगे। कॉलराशस लॉ की बात कर रहा है, इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहा है, कैसे आप निकालोगे यहाँ पे। एंड सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। कैसे आप निकाल पाओगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर। कैसे आप निकाल पाओगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास होता है NH4OH, क्लियर, NH4OH, जब ये बेसिकली डेसोसिएट होता है इट ब्रेक्स इनटू NH4 पॉजिटिव एंड साथ में हमारे पास OH नेगेटिव, क्लियर, एंड साथ में हमारे पास OH नेगेटिव। नाउ हमारे पास अगर मैं बात करूँ अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं, या फिर NaCl की बात करूं, देखिए जब ये लोग डेसोसिएट होते हैं, NH4Cl की अगर मैं बात करूं, इट ब्रेक्स इनटू NH4 पॉजिटिव एंड साथ में Cl नेगेटिव। अच्छा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करो कि इट ब्रेक्स इनटू Na पॉजिटिव एंड साथ में OH नेगेटिव। NaCl की अगर आप बात करो कि इट ब्रेक्स इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो लेट मी सेलेक्ट दिस एज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। नाउ जरा देखिए, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका आपसे कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, दैट इज डेल्टा M नॉट, क्लियर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, क्लियर, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी आप इसको बोल सकते हो। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप निकालिए। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अच्छा, मुझे बताइए ये जो आपको ये दिख रहा है, ये आप कैसे निकाल पाओगे। सिंपली आप ये कह सकते हो कि हम ये कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका अमोनियम आयन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, क्लियर। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। सो सिंपली आप कैसे इसको निकालोगे, ध्यान दीजिए। आप ऐड करोगे 1 and 2, आप ऐड करोगे 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, थर्ड को। देखिए, सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, थर्ड को। सो 1 and 2 आप क्या करोगे, 1 and 2 आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, थर्ड को। दैट इज 1 and 2 मतलब आप लिखोगे सिंपली मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, 1 कौन सा, NH4Cl, NH4Cl। क्यों, देखिए आप ऐड क्यों करोगे 1 and 2, जब आप इनको ऐड करोगे ना, देखिए राइट हैंड साइड को देखिए, आप लिखोगे NH4 प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। उसमें से सब्ट्रैक्ट आप क्या करोगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी कि ये थर्ड इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे। देखिए होगा क्या, ये और ये कटा, ये और ये कटा, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखिए आपके पास ये बचा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने राइट साइड में इनकी क्या की, राइट साइड में इनके पहले A और 1 and 2 का ऐड किया, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया किसको, 3 को सब्ट्रैक्ट किया, एंड यहाँ पे क्लियरली आपको देखा ये बचा। सो मीन्स आपको ये वापस से मिलेगा, क्लियर। सो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने अमोनियम क्लोराइड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिया, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaOH, उसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। सो दिस विल बी राइट एक्सप्रेशन किसके लिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो देखिए ज़रा इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन यहाँ पे है। सो देखिए ज़रा इनमें से हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन है। सो इट इज़ ऑप्शन डी। सो देखिए NH4Cl प्लस NaOH माइनस यहाँ पे, सो देखिए प्लस यहाँ पे माइनस, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं ताकि आपका कंफ्यूजन भी साथ में यहाँ पे कवर अप हो जाए एंड आपका रिविजन भी यहाँ से होता जाए, क्लियर। नाउ देखिए नंबर 40 अभी और 20 हैं क्योंकि 60 क्वेश्चन मैंने टोटल लिए हैं। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग E0 वैल्यूज। अच्छा, E0 Fe3 प्लस, अच्छा फिर Fe2 प्लस इतना दिया है, E0 SN2 प्लस SN एंड ये इतना दिया है, क्लियर, ये आपको इतना दिया है। नाउ
ऑलरेडी, अच्छा पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं कि रिएक्शन यहाँ पे है कैसी। सो अगर आप देखोगे इसने आपको 10 दिया है, अच्छा प्लस हमारे पास ट्वाइस यहाँ पे क्या बनेगा Fe3 पॉजिटिव। फिर यहाँ पे राइट साइड में इक्वेशन क्या बनेगी, ट्वाइस हमारे पास Fe3 पॉजिटिव, क्लियर, ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। अच्छा साथ में हमारे पास क्या बनेगा SN2 पॉजिटिव, साथ में हमारे पास क्या बनेगा SN2 पॉजिटिव। नाउ अगर आप रिएक्शन में देखोगे, आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, किधर क्या हो रही है। सो अगर आप देखोगे SN से क्या बन रहा है SN2 पॉजिटिव, क्लियर। सो मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड ऑक्सीडेशन अगर हो रही है ये एज एनोड एक्ट करेगा। अच्छा Fe3 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, चार्ज कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सो ये क्या एक्ट करेगा एज कैथोड हमारे पास, क्लियर। एंड वी नो दैट जो इक्वेशन हमारे पास है ई नॉट सेल की या फिर ई सेल की, सो इट इज़ हमारे पास ई नॉट, आपको पता होगा कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, क्लियर। ई नॉट हमारे पास, अच्छा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, रिडक्शन पोटेंशियल किसका कैथोड का, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका एनोड का, क्लियर। ये इक्वेशन आप लेते हो, दिस इज द बेसिक इक्वेशन जिसका आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसी को आप कह सकते हो ई नॉट कैथोड माइनस हमारे पास ई नॉट एनोड, क्लियर, माइनस ई नॉट एनोड, या फिर इसी को आप कहते हो ई नॉट राइट माइनस हमारे पास ई नॉट लेफ्ट, क्लियर, ये भी आप कह सकते हो, क्लियर, ये भी आप कह सकते हो। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, सो इट विल बी कैथोड का काम कौन कर रहा है, सो कैथोड हमारे पास Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव वाला आ रहा है। सो ई नॉट Fe3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट Fe2 पॉजिटिव में, माइनस हमारे पास ई नॉट एनोड, बताइए SN2 पॉजिटिव एंड SN हमारे पास, एंड SN हमारे पास। नाउ अगर आप देखोगे आपको हमेशा चेक करना है कि गिवन आपको क्या दिया है। सो अगर आप देखोगे Fe3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, क्लियर, Fe2 पॉजिटिव में, मतलब रिडक्शन हो रही है, चार्ज कम हो रही है, रिडक्शन हो रही है। फिर SN2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है SN में, सो अगेन रिडक्शन हो रही है। सो देयरफॉर जो दोनों वैल्यूज यहाँ पे आपको दिए गए हैं दे आर स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज। सो आपको चेंज वेंज कुछ नहीं यहाँ पे करना है, दोनों जो आपको दिए गए हैं दे आर स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज। सो सीधे आप लिखोगे, बताइए यहाँ पे वैल्यू कितना प्लस 0.77, सो इट इज़ 0.77, फिर माइनस वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला का, फिर ये वैल्यू आपको कितना दिया गया है माइनस 0.14। सो सीधे आप लगाओगे क्योंकि बोथ आर रिडक्शन वैल्यूज हमारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज। सो इनका माइनस एंड माइनस क्या होगा प्लस, सो 0.77 प्लस 0.14, एंड यहाँ से आपका टोटल कितना बनेगा 77 एंड 14 कितना होता है 91। सो 0.91 वोल्ट आपका आंसर बनेगा, क्लियर। सो ये आपका आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मिक्सड लिए हैं, JKCET से लिए हैं, आपके JEE से लिए हैं, आपके नीट से लिए हैं, आपके प्रीवियस कॉस्ट पेपर से लिए हैं, आपके JK से लिए हैं। सो सभी का मिक्सचर यहाँ पे मैंने लिया है, क्लियर, सभी का मिक्सचर। एंड दिस वॉज आस्क्ड इन JEE। एंड ऐसा मैंने लिया है कि मतलब आज से जो 10-15 साल पहले JEE में क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने डाला है, क्योंकि बेसिकली ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक हो, मतलब आप क्या पढ़ के आए हो या फिर आप एग्जाम में कैसे अपियर होने वाले हो वो सब यहाँ पे चेक हो रहा है। आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो अगर आपको कोई टिपिकल लग रहा है, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ दी आइडियल लेवल जिसकी आपको क्या करनी चाहिए, प्रेपरेशन करनी चाहिए। अगर आप इसकी प्रेपरेशन करोगे कल को कोई भी पेपर, मतलब अभी आप JK की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे किसी भी लेवल का पेपर आए आप पेपर में अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज बिलीव, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे JEE का पेपर हो, चाहे JK का पेपर हो, जहाँ पे भी केमिस्ट्री है, एट लीस्ट केमिस्ट्री में यू शुड ट्राई टू गो फॉर 95%, कम से कम 95% मार्क्स आपके बनने चाहिए। अगर 60 है कम से कम आपके 55 तो बनने चाहिए, क्लियर, 55। अगर 45 क्वेश्चन हैं एट लीस्ट 42-43 आपके बनने चाहिए, क्लियर। सो केमिस्ट्री में इतनी गुंजाइश होती है, इससे कम मेरे हिसाब से नहीं होती अगर आपको सिलेक्शन चाहिए होती है, क्लियर, या फिर अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए होती है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y एंड Z। सो X, Y एंड Z आपको दिया है, X का कितना -1.2, Y का कितना +0.5 एंड Z का कितना यहाँ पे -3.0। आपको बोलना है कि रिड्यूसिंग पावर विल बी, इनका रिड्यूसिंग पावर आपको बताना है। सो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास होता है ये कम होता है अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास ज़्यादा होगा, क्लियर, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका मतलब
यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा इट विल बी ZXY। जेड का वैल्यू कितना -3.0। अच्छा फिर हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू हमारे पास किधर है, एक्स -1.2, -1.2। फिर वाई का वैल्यू हमारे पास कितना 0.5। सो रिड्यूसिंग पावर बोल रहा है आपको यहाँ पे, क्लियर। सो दियर फोर हमारे पास सिंपली आपको याद रखना है, क्लियर, सिंपली आपको याद रखना है कि जिसका हमारे पास, जिसका नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगा, क्लियर, जिसका हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा वो यहाँ पे पहले आएगा, क्लियर। वो हमारे पास यानी कि इन शॉर्ट जिसका लोवेस्ट पोटेंशियल होगा, क्लियर, जिसका हमारे पास लोवेस्ट पोटेंशियल होगा उसका स्ट्रॉन्गर रिडक्शन रिड्यूसिंग पावर होता है, या फिर उसमें स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर होता है। एंड जिसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगा उसमें वीक रिड्यूसिंग पावर हमारे पास होता है, या फिर वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है। सो देयरफॉर जो हमारे पास वाई यहाँ पे है, वाई को देखिए, सो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होगा, क्लियर। सिंपली आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आइए, द डिफरेंशियल लॉ फॉर द इक्वेशन। डिफरेंशियल लॉ आपको बताना है कि इस इक्वेशन के लिए हमारे पास डिफरेंशियल लॉ क्या रहेगा। देखिए, दिस इज द रिएक्टेंट साइड, दिस इज द प्रोडक्ट साइड, क्लियर, दिस इज द रिएक्टेंट साइड, दिस इज द प्रोडक्ट साइड। सो लगाइए रेट ला, सो H2 + I2, क्लियर, H2 + I2। सो रिएक्टेंट साइड क्या लगता है हमारा माइनस, सो d/dt ऑफ रेट किसकी, H2 की। अच्छा फिर इज इक्वल टू माइनस हमारे पास d/dt ऑफ किसका, हमारे पास I2 का, इज इक्वल टू प्लस हमारे पास किसका, d/dt ऑफ, देखिए 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 d/dt ऑफ किसका, बट यहाँ पे आपको क्या दिया है 2/HI, क्लियर, आपको यहाँ पे 2 दिया है ना, आपको यहाँ पे 2 दिया है ना। सो इट विल बिकम, ये आपका क्या बनेगा +1/2 d/dt ऑफ किसका, हमारे पास d/dt ऑफ HI, क्लियर, d/dt ऑफ HI। सो ऐसे आपका रेट लॉ बनेगा, क्लियर, ऐसे आपका रेट लॉ बनेगा, क्लियर। कैसे आप निकालते हो, देखिए AA + BB गिव्स CC + DD, क्लियर। सो रेट लॉ आप कैसे लिख लेते हो, आप लिख लेते हो सिंपली -1/A, यानी कि ये छोटा a, अच्छा फिर d/dt ऑफ A यहाँ पे इज इक्वल टू -1/B, यानी कि ये छोटा b, यानी कि जो कोएफिशिएंट होगा। अच्छा d/dt ऑफ B यहाँ पे इज इक्वलेंट टू, अच्छा इस साइड फिर आप लिख लेते हो क्या +1/C हमारे पास d/dt ऑफ C यहाँ पे, अच्छा फिर इक्वलेंट टू +1/d यहाँ पे, फिर d/dt आप किसका यहाँ पे, d का यहाँ पे। सो ऐसे आप रेट लॉ की एक्सप्रेशन लिख लेते हो, याद होगा आपको, क्लियर। सो रिएक्टेंट साइड नेगेटिव साइन, अच्छा प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव साइन। नाउ अगर आप देखोगे माइनस माइनस, बट देखिए अगर आप देखोगे ये जो रेट लॉ हमने बनाया ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इधर क्या होना चाहिए 1/2 d/dt ऑफ HI। देखिए ये है बट यहाँ पे इसने पॉजिटिव लिए हैं। नाउ अगर आप गौर करोगे अच्छे से, अगर आप क्या करोगे अच्छे से यहाँ पे गौर करोगे, सो आप देखोगे अगर आप 2 जो है वो आप इधर लेके आओगे, 2 अगर आप इधर लेके आओगे कॉमन, क्लियर, सो इट विल बिकम 2 जब इधर आएगा सो इट विल बिकम -2 d/dt ऑफ यहाँ पे H2 इक्वल टू 2 जब इधर आया सो इट विल बिकम -2 d/dt ऑफ I2 इक्वल टू इधर क्या रहा, इधर रहा खाली d/dt ऑफ HI। सो इसने आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, एक और स्टेप इसमें करने को कहा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो आपने राइट इक्वेशन लगाई, रेट ऑफ इक्वेशन आपने निकाला, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन बनेगा। सो आपको क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे इसको इधर लेके आना है, इधर ये डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई होगा। सो देखिए ऑप्शन डी बन रहा है, क्लियर। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ऑप्शन डी आपका बन रहा है। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, बताइए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय इवॉल्वेटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, इवॉल्वेटिंग वेलोसिटीज ऑफ रिएक्शंस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, इवॉल्वेटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, चेंजिंग कंसंट्रेशन। सो एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे निकालते हो, इवॉल्वेटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। इक्वेशन आपकी क्या होती है, लॉ K2/K1 किसके बराबर होती है, A/2.303R, फिर 1/T1 - 1/T2। सो देखिए आप क्या करते हो, इवॉल्वेटिंग रेट कांस्टेंट K2 K1 हमारे पास, क्लियर, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, बताइए जर्मन सिल्वर जो हमारे पास है, जर्मन सिल्वर किसकी एलॉय होती है, अच्छा कॉपर एंड जिंक, फिर गोल्ड कॉपर एंड जिंक,
फिर सिल्वर एंड निकल, फिर हमारे पास कॉपर जिंक एंड निकल, सो इट इज़ हमारे पास कॉपर जिंक एंड निकल, सो इट इज़ हमारे पास जर्मन सिल्वर। सिल्वर, सो इसमें बेसिकली सिल्वर कहीं नहीं होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा ये है, आप ये टिक करके आओगे, बट यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपका नेगेटिव जा सकता है। सो जर्मन सिल्वर एक ऐसी अलॉय है जिसमें सिल्वर है ही नहीं, सो इसमें एजी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, नाम सिल्वर रखा गया है बट इसमें आपको सिल्वर नहीं मिलेगा। सो इट इज़ कॉपर जिंक एंड निकल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज इनकरेक्ट। हमेशा देखना कि करेक्ट बोल रहा है कि इनकरेक्ट बोल रहा है। देखिए, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जी हाँ सही बात है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑल दी आयन्स आर कलर्ड, अभी आगे देखते हैं। दे एग्जिबिट डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जी हाँ। दे एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, जी हाँ, कैटालिस्ट की तरह। ऑल आयन्स आर कलर्ड, जी नहीं, सारे आयन्स कलर्ड नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। क्लियर, कुछ कुछ हमारे होते हैं। अच्छा देखिए, कुछ कलरलेस भी होते हैं, सारे कलर्ड नहीं होते हैं, कुछ कलरलेस भी होते हैं। कलरलेस कौन होते हैं, जिनमें हमारे पास क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड डी सबशल, जिनमें कंप्लीटली फिल्ड डी सबशल होता है, दे आर कलरलेस हमारे पास, दे आर कलरलेस हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ कम्प्लेक्स, ये आपको कम्प्लेक्स दिया गया है। अच्छा, आपको कम्प्लेक्स क्या दिया है, K3। अच्छा, फिर इसको K3 जो आपको दिया गया है, क्लियर, K3 जो आपको यहाँ पे दिया गया है, क्लियर, मतलब जो आपका काउंटर आयोन यहाँ पे है, दिस इज काउंटर आयोन। सो याद रखिएगा, काउंटर आयोन आपका क्या दिया गया है, कम्प्लेक्स से बाहर दिया गया है। जब भी आपका काउंटर आयोन कम्प्लेक्स से बाहर दिया जाए, दिस इज दी कम्प्लेक्स, हमारे पास कम्प्लेक्स से बाहर दिया जाए, एक बात तो आपको याद रखनी है कि लास्ट पे हमारे पास क्या यूज़ होगा, लास्ट पे हमारे पास फिर 8 यूज़ होगा। सो लास्ट पे कंपाउंड में क्या आएगा, 8 आएगा। कब, जब आपका काउंटर आयोन कम्प्लेक्स से बाहर होगा। सो दिस इज दी काउंटर आयोन। सो इतना आपको कंफर्म हुआ कि यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा, अल्मोनियम नहीं आएगा, 8 आएगा। क्लियर, सो यहाँ पे 8 आएगा। अब ये ऑप्शन होगा ए या तो होगा बी हमारे पास। अब चेक कर लेते हैं। क्लियर, इतना आपको याद रखना है पहले तो। नेक्स्ट, K3AlC2O4 थ्राइस यहाँ पे। सो ये आपको कम्प्लेक्स दिया गया है, इसका नेम आपको निकालना है। क्लियर, इसका नेम आपको निकालना है। देखिए K3, सो सीधे आप लिखोगे 3 टाइम्स आपको क्या दिया गया, K, यानी कि +1 चार्ज होती है K के ऊपर, फिर प्लस यहाँ पे X, इसका आपको निकालना है। फिर आपको क्या दिया है, ऑक्सलेट आयोन, दैट इज C2O4। क्लियर, आपको क्या दिया है, C2O4। देखिए इट इज़ लाइक दिस, C2O4 2 नेगेटिव। इसको हम क्या नेम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सलेटो, इसको हम बोलते हैं ऑक्सलेटो। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, मतलब IUPAC भाषा में ऑक्सलेटो। क्लियर, इट इज़ ऑक्सलेटो। एंड इसके ऊपर क्या होती है हमारे पास, -2 चार्ज। सो इट इज़ 3 टाइम्स आपको यहाँ पे दिया है, प्लस 3 टाइम्स आपको दिया है, एंड इसकी चार्ज कितनी होती है, -2। एंड दिस इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज दे रखी है, नहीं। सो इट इज़ 0। सो सीधे आप लिखते हो। सो K3 मतलब 3 टाइम्स +1, क्यों, क्योंकि K की चार्ज क्या होती है, +1। अच्छा, इस ऑक्सलेटो की चार्ज क्या होती है, -2। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इजीली आप निकाल सकते हो। दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला क्वेश्चन। सो दिस इज 3 × 1 हो गया 3 + x। अच्छा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या बनेगा, -3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर अच्छा 6 -6 एंड 3, सो दिस इज x -3 = 0। सो x क्या निकलेगा, x आपका +3 निकलेगा। अगर यहाँ से ये भी पूछता, ये भी आप निकाल पाते। हाँ, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी दिया है, सो इट इज़ +3। अगर 4 दिया होता तब आप सीधे 3 की तरफ जाते। क्लियर, तब आप क्या जाते, जिस ऑप्शन में 3 होता उसकी तरफ जाते। सो x = +3। सो 4 इस सभी में क्या दी है, यहाँ पे +3 यहाँ पे दी है। सो अब नाम देखिए, नेम हमारे पास क्या बनेगा, देखिए K पहले, सो इट इज़ हमारे पास पोटेशियम। सो इट इज़ हमारे पास पोटेशियम, 3 बार क्या, ऑक्सलेटो, ट्राई, ध्यान दीजिए, इट इज़ ट्राई ऑक्सलेटो। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा काउंटर आयोन कम्प्लेक्स के बाहर है, कम्प्लेक्स के पहले ही आता है। सो 8 यूज होगा। सो इट इज़ पोटेशियम, है ना, पोटेशियम। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्मोनियम। सो क्योंकि पोटेशियम पहले ही आया, सो इट इज़ हमारे पास अल्मोनियम। सो इट इज़ अल्मोनियम नेट, अल्मोनिनेट। सो इट इज़ हमारे पास अल्यूमिनेट। सो इट इज़ हमारे पास अल्यूमिनेट, थर्ड, मतलब यहाँ पे हमारा थर्ड निकला। क्लियर, चार्ज हमारे पास 3 निकला। सो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो अल्यूमिनेट। आई होप आपको समझ में आया नेमिंग कैसे करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, अमंग दी फॉलोइंग विच इज अ पैरामैग्नेटिक एंड हैज ए टेट्राहेड्रल जियोमेट्री।
नाउ देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। सो आपको पैरामैग्नेटिक भी बोल रहा है एंड टेट्राहेड्रल जियोमेट्री भी बोल रहा है। सो देखिए आपके पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये कम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं। मैं डायरेक्टली ऑप्शन के ऊपर आऊँगा एंड मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ कैसे निकालते हैं। आपके पास गिवन क्या है, NiCl4 2 नेगेटिव। सो लेट मी फर्स्ट ऐड द पेज हियर। तो देखिए पेज मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सो देखिए NiCl4 2 नेगेटिव को हम उठाते हैं। देखिए NiCl4 2 नेगेटिव को मैं यहाँ पे उठाऊंगा, एक पेज की रिक्वायरमेंट होगी। सो मैं कम्प्लेक्स लूँगा यहाँ पे NiCl4 2 नेगेटिव, ये मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। सो देखिए ये मेरे पास है कम्प्लेक्स कोई, ये मेरे पास क्या है कम्प्लेक्स। सो पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, चार्ज निकालनी है। सो देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे Ni की चार्ज, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्लियर, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आप लिखोगे Ni हमारे पास क्या है, दिस इज X। सो ये हमारे पास क्या होगा, X प्लस, फिर आपको क्या दिया है Cl। देखिए Cl क्या होता है हमारे पास, Cl की चार्ज क्या होती है -1 हमारे पास, एंड ये आपको क्या दिया गया है 4 टाइम्स। सो इट इज़ 4 टाइम्स -1 इक्वल टू, ऊपर चार्ज क्या है, ऊपर चार्ज हमारे पास -2 क्लियर। सो इट विल बी x -4 इक्वल टू -2। सो इट विल बी x इक्वल टू -2, -4 को इधर लेके आइए, इट विल बी +4, +4 -2 कितना होता है +2। सो x हमारे पास क्या है +2, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो Cl4 होता है इट इज़ हमारे पास बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड। इट इज़ हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, ये हमारे पास क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड। सो वैलेंस बैंड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सभी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। नाउ निकल की अगर आप बात करोगे, निकल का एटॉमिक नंबर कितना 28। सो जो कन्फिग्रेशन हमारे पास होती है दैट इज़ 1s2 2s2 2p6, फिर हमारे पास 3s2, अच्छा फिर हमारे पास 3p6, फिर हमारे पास 3p6 के बाद 3d8, फिर हमारे पास 4s2 यहाँ पे। सो जो आउटर कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 3d8 4s2 हमारे पास, दैट इज़ 3d8 4s2। सो आप लिखोगे निकल जो हमारे पास है आउटर कन्फिग्रेशन ही हमें चाहिए। सो आप लिखोगे हमारे पास, आप लिखोगे हमारे पास पहले 3D होगा, फिर 4s के बाद क्या होगा 4p हमारे पास। सो देखिए 3D में कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4s2 हमारे पास। सो ऐसे बनेगा हमारे पास, क्लियर ऐसे बनेगा। नाउ चार्ज ऊपर क्या निकली +2। सो आप लिखोगे Ni+2 हमारे पास, +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा यहाँ पे। एंड बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो S से निकलेंगे, 4s से हम निकालेंगे, क्लियर, वो हम 4s से निकालेंगे। सो ये ऐसे हमारे पास रहेगा, ऐसे हमारे पास रहेगा। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर चले गए हमारे, क्लियर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर चले गए। अब यही क्यों बाहर चले गए, यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे Cl4 है दैट इज़ वीक फील्ड लिगेंड। एंड इसके बाद होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। फिर आप कैसे निकालोगे, देखिए फिर आप कैसे निकालोगे, अगेन इसको आप क्या करोगे, अगेन इसको आप बनाओगे यहाँ पे, देखिए अलग से दिखाते हैं, अलग से दिखाते हैं। दिस इज हमारे पास नाउ, अब हमारे पास है कम्प्लेक्स NiCl4 2 नेगेटिव। देखिए कैसे दिखाओगे आप। सो इसमें एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, क्योंकि Cl कितने आपके पास हैं 4 यहाँ पे। सो एक Cl इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। अच्छा बताइए ये क्या था 4s, ये क्या था 4p। सो बताइए S में कितना 1, अच्छा P में कितने, P में 3। सो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी दैट इज़ sp3। सो P में 3, S में 1। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी दैट इज़ sp3। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनी, सो देखिए क्या क्या निकाल सकते हो यहाँ पे आप। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई sp3, वी नो दैट अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास वैलेंस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप होती है दैट इज़ टेट्राहेड्रल, शेप जो बनेगी दैट इज़ टेट्राहेड्रल, शेप जो बनेगी दैट इज़ टेट्राहेड्रल। एंड क्योंकि इसमें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इसका मतलब देयरफॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिकली ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। सो इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक, क्योंकि कंप्लीट पेयरिंग नहीं है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीटली पेयरिंग नहीं है। सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक हमारे पास। फिर एक और चीज़ यहाँ पे आप निकाल सकते हो दैट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू,
ये भी एग्जाम में पूछता है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना होता है, n इंटू एन प्लस 2 हमारे पास, क्लियर। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे 2 हमारे पास, सो इट इज़ √2 इंटू 2 प्लस 2 हमारे पास, 2 प्लस 2 कितना 4, 4 इंटू 2 कितना है 8, सो इट इज़ हमारे पास √8, क्लियर। √8 इज़ नियरली कितना 2.8। सो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। एंड इस क्वेश्चन में आपसे एक पूछा था पैरामैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। सो इसमें आपसे देखिए ये और ये पूछा, किसी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, किसी क्वेश्चन में ऐसे भी ये पूछ सकता है। सो 4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। सो आई बिलीव आपको आता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्लियर। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज सिग्मा बॉन्डेड। ध्यान दीजिए, सिग्मा बॉन्डेड, ना कि पाई बॉन्डेड, क्लियर। पाई बॉन्डेड आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे दो सिग्मा बॉन्डेड। अच्छा, पाई बॉन्डेड क्या होता है, देखिए पाई बॉन्डेड में जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज जिस साल्ट, अगर आपको याद होगा। अच्छा, फेरोसिन हमारे पास होता है, दीज आर पाई बॉन्डेड आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो सिग्मा बॉन्डेड हमारे पास होता है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड। या फिर अल्मोनियम अल्काइल मीन्स फॉर एग्जांपल CH3 3 टाइम्स Al, क्लियर, यानी कि ट्राई मिथाइल अल्मोनियम, क्लियर। या फिर डाई मिथाइल अल्मोनियम मैग्नीशियम, सॉरी डाई मिथाइल मैग्नीशियम, ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर सिग्मा बॉन्डेड। नेक्स्ट नंबर 49। अब आइए ऑर्गेनिक की तरफ। ए टर्शरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। बताइए टर्शरी अल्कोहल को आप कैसे ऑब्टेन करते हो। सो टर्शरी अल्कोहल कैसे ऑब्टेन होता है, सिंपली जो टर्शरी अल्कोहल होता है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय द रिएक्शन ऑफ ए कीटोन विद ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको यहाँ पे पता है कि अगर हम एल्डिहाइड लेंगे, कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। अल्कोहल एल्डिहाइड इज अदर देन, फिर बाकी एल्डिहाइड इज अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलाओगे वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे देते हैं। अच्छा, मतलब एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड कोई भी लीजिए, बट फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 3 सो ऑन, दिस इज कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड इसमें वाला, मतलब हमारे पास कंपाउंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फिर कीटोन से अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल। सो बाय द रिएक्शन ऑफ ए कीटोन एंड ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीटोन में आपको क्या मिलता है, दिस इज CH3 डबल बॉन्ड, और दिस इज एसीटोन, इसमें आप मिलाओगे CH3 MgBr। सो सिंपली आपको क्या मिलता है, सिंपली आपको यहाँ से मिलता है CH3 फिर CH3OH, दिस इज ए टर्शरी अल्कोहल। आपको टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट, विच वन इज़ द मोस्ट एसिडिक। आपको बोल रहा है कि इनमें से ज़्यादा एसिडिक यहाँ पे कौन सा है, क्लियर। सो आपको फिनॉल दिया गया है, फिर आर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर अच्छा यहाँ पे देखिए एक और बात, यहाँ पे NO2 ग्रुप दिया है, यहाँ पे CH3 ग्रुप दिया है पैरा पोजीशन पे, क्लियर, पैरा पोजीशन पे अगर आप देखोगे, क्लियर। एंड सिंपली आप इसको कैसे कर सकते हो, आपको -I इफेक्ट वाला जो ऑर्डर है वो याद रखना है। एंड इसमें आप सिंपली याद रख सकते हो NO2 पहले हमारे पास आएगा, फिर इसके बाद CN आएगा, फिर हमारे पास COH ग्रुप आएगा, फिर हमारे पास Cl, फिर हमारे पास Br, फिर हमारे पास I, फिर इसी हिसाब से हमारे पास CF3 आ जाता है, फिर हमारे पास OH, फिर हमारे पास OCH3, फिर हमारे पास CH3। सो ये I इफेक्ट आपको याद रखना है, क्लियर, I इफेक्ट। सो रीजन यहाँ पे सिंपली है -I इफेक्ट, क्लियर। यानी कि इन शॉर्ट -I इफेक्ट आप कहोगे, या कहोगे आप जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, क्लियर, दे इंक्रीज एसिडिटी एंड ये रहा ऑर्डर इनका, क्लियर, ये रहा उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्लियर। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, जिसका जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा। सो इनमें से NO2 का हाईएस्ट -I इफेक्ट है। देखिए CH3 काफ़ी पीछे, NO2 आगे, सो ये तो ऑप्शन बनेगा ही नहीं, क्लियर, ये तो ऑप्शन बनेगा ही नहीं, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो देयरफॉर या तो ये होगा या तो ये। सो फिलहाल ये और ये तो गया, अब इन दो का कंपैरिजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है या फिर -I इफेक्ट वाला ग्रुप है वो 3 बार यहाँ पे यूज़ किया गया। सो इट विल बी हमारे पास मोस्ट एसिडिक। सो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, किसमें, ऑप्शन सी में, क्लियर। इट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल।
एंड इसी को क्या कहा जाता है, पिक्रिक एसिड। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। ये एसिड नहीं है, ये फिनॉल है हमारे पास, सो इट इज पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट 51 हमारे पास देखिए, वेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ब्रोमीन वाटर, सो एक्सेस, सो फिनॉल को आपने क्या किया, हैलोजिनेशन रिएक्शन है, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, Br2 जो आप ले रहे हो वो आप एक्सेस में ले रहे हो। सो बताइए कंपाउंड आपका यहाँ पे क्या बनता है, कंपाउंड जो आपका बनता है वो आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि जो कंपाउंड बनता है वो बनता है 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। सो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको बनेगा। सो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप याद रखिएगा, जब आप एक्सेस ब्रोमीन यूज़ करोगे। फिनॉल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल की इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, एंड फिर जो एनिलीन हमारे पास है, एनिलीन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन दो की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इन द रिएक्शन आपको ईथर दिया है, देखिए आपको यहाँ पे ईथर दिया गया है। अच्छा, इन दी रिएक्शन डैश डैश प्लस HI हीटेड, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी फॉर्मड। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड हमारे पास बनेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास बनेगा, क्लियर, हम कौन सा कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। पहली बात तो जो आपको ईथर दिया गया है यहाँ पे, ये आपको एक प्राइमरी ईथर दिया है। सो आपको ईथर दिया गया है, प्राइमरी ईथर। फिर जब आप इसमें HI डालोगे, बेसिकली होगा क्या यहाँ पे बेसिकली आपको अल्कोहल मिलेगा, एंड अल्कोहल के साथ आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड भी मिलेगा, क्लियर, अल्काइल हैलाइड भी मिलेगा, क्लियर, अल्काइल हैलाइड भी मिलेगा, क्लियर। एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल, ये हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल, क्लियर, दिस इज अनसिमेट्रिकल। सो इस केस में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल केस में, एंड प्राइमरी याद रखिएगा, प्राइमरी ईथर है, प्राइमरी अनसिमेट्रिकल ईथर। सो इस केस में जो H होगा वो बड़े वाले पोर्शन के साथ जाएगा, जो I हमारे पास है वो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। सो H जाएगा किसके साथ, बड़े अल्काइल वाले पोर्शन के साथ, I जाएगा, मेन थिंग इज I जाएगा किसके साथ, जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ, क्लियर। सो आपका जो कंपाउंड होगा यहाँ पे, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी CH3, CH बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस आपने पढ़ी होगी। अच्छा, फिर हमारे पास CH3 CH2, अच्छा विलियमसन सिंथेसिस नहीं, मतलब ईथर की रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास होती है, क्लियर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास होती है। सो इसके साथ H चला जाएगा, एंड जो हमारे पास छोटा अल्काइल ग्रुप है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, क्लियर, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, उसके साथ क्या चला जाएगा, उसके साथ I चला जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज़ बेसिकली रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड वाली रिएक्शन है। एंड इसमें सिंपली आप क्या याद रखते हो कि इन केस ऑफ जो अनसिमेट्रिकल ईथर होता है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर जो हमारे पास हैलोजन पार्ट होता है, हैलोजन पार्ट अटैचेस टू स्मॉलर, हैलोजन पार्ट अटैचेस टू स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, अटैचेस टू स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, अटैचेस टू स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है। सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, एंड कौन सा अनसिमेट्रिकल, प्राइमरी अनसिमेट्रिकल ईथर हमारे पास, हैलोजन पार्ट अटैचेस टू स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। सो दिस वाज लॉन्गर अल्काइल ग्रुप क्योंकि 3 कार्बन थे, दिस वाज शॉर्टर अल्काइल ग्रुप क्योंकि 2 कार्बन थे। सो अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में हैलोजन पार्ट किसके साथ जाएगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3 CH2, ना कि इसके साथ CH3 CH CH2 साथ में ये ब्रांचिंग, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आपका कंपाउंड ये बनेगा यहाँ पे, क्लियर, आपके पास ये कंपाउंड्स यहाँ पे बनेंगे, दैट इज दिस, क्लियर। टॉलिनस टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश, बताइए टॉलिनस टेस्ट आप किसके लिए यूज़ करोगे, किनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करोगे, क्लियर। टॉलिनस टेस्ट पहली बात तो कहाँ पे आप पढ़ते हो, एल्डिहाइड्स में आप पढ़ते हो, क्लियर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। सो टॉलिनस टेस्ट बेसिकली आपने देखा होगा, टॉलिनस टेस्ट कि एक एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, टॉलिनस रिएजेंट के साथ, कीटोन जो होता है, कीटोन रिएक्ट यहाँ पे नहीं करता है। सो आप डिस्टिंग्विश करते हो बेसिकली किन में, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, क्लियर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। सो एल्डिहाइड्स गिव रिएक्शन विद टॉलिनस रिएजेंट, कीटोनस डोंट गिव यहाँ पे, क्लियर। सो देखिए प्रोपेनॉल, अच्छा प्रोपीन, प्रोपेनॉल, सो यहाँ पे इन ऑप्शन में आपको दिए गए हैं अल्कोहल। सो अल्कोहल का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, अल्कोहल और अल्कीन, क्लियर, अल्कोहल और देखिए अल्कोहल एंड अल्कीन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सो इनका लेना देना ही नहीं है। टॉलिनस टेस्ट इज रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स हमारे पास। सो ऑप्शन ए प्रोपेनॉल्डिहाइड, यानी कि इट इज़ मतलब CH3 CH2
CHO, इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड। फिर एसीटोन दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3। सो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये शो करेगा, दिस विल नॉट शो। क्लियर? आई होप आपको समझ आएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट 54, in the reaction CH3COCl that is acid chloride। सो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? एसिड क्लोराइड। किसके साथ? बेरियम सल्फाइड एंड पैलेडियम के साथ। क्लियर? बेरियम सल्फाइड एंड पैलेडियम के साथ। सो रिएक्शन कौन सी है? अगर आपको याद होगा, रोजनमंड रिएक्शन। सो इट इज़ रोजनमंड रिएक्शन। सो रोजनमंड वाली रिएक्शन यहाँ पे आपको दी गई है। सो अगर आपके पास 2 कार्बन वाला एसिड क्लोराइड है, सो जब आप ये रिएजेंट यूज़ करते हो, बैरियम सल्फेट या फिर पैलेडियम, क्लियर, सो आपको यहाँ पे मिलता क्या है? यू गेट एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। सो यू गेट एन एसिटाल्डिहाइड। सीधी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, दैट इज रोजनमंड रिएक्शन। नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट्स इन कैनिज़ारो रिएक्शन आप बेंजल्डिहाइड आर। सो कैनिज़ारो रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। सो आपको क्या दिया गया है भाई साहब? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? आपको क्या दिया गया है भाई साहब? बेंजल्डिहाइड। सो बेंजल्डिहाइड आपको दिया गया है, इसी को आप लिख सकते हो PHCHO, ऐसे आप लिख सकते हो, ये जो आपके पास है। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो? C6H5CHO। बेसिकली ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो ये जो मैंने 3 अलग अलग वे में इसको बनाया, ये एक ही कंपाउंड है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। क्लियर? ये एक ही कंपाउंड हमारे पास है, बेंजल्डिहाइड। एंड जब यहाँ पे आप कोई अल्कली यूज़ करते हो, क्लियर, जब आप यहाँ पे कोई अल्कली यूज़ करते हो, यू नो दैट आपके पास एक तो अल्कोहल बनता है, साथ में एसिड या फिर एसिड साल्ट यहाँ पे आपके पास बनती है। क्लियर? एसिड साल्ट। एक कंपाउंड आपके पास बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। सो एक आपके पास यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बनता है, एंड साथ में बेंजोइक एसिड या फिर आप कह सकते हो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये आपके पास बनता है। या फिर इसी में फर्दर ये जो कंपाउंड है, इसी को हाइड्रोलिस करके आप फर्दर यहाँ पे बेंजोइक एसिड फिर बना सकते हो। क्लियर? मीन्स दिस इज व्हाट? दिस इज PHCH2OH, एंड ये जो है दिस इज PHCOONA, या फिर और इट इज़ PHCOOH। सो ये प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं किसमें? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। क्लियर? बेंजल्डिहाइड के केस में, क्लियर, बेंजल्डिहाइड के केस में आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो देखिए PHCO2H, PHCH2OH, देखिए ये तो आपको समझ आया, PHCH2OH। दिस इज PHCOO, दिस इज PHCOOH, यहाँ पे CO2 दिया है 2 बार। सो ये है ये कंपाउंड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। वी गेट एन एसिड या फिर एसिड साल्ट। देखिए यह हमें एसिड मिलती है और साल्ट ऑफ एसिड या फिर एसिड साल्ट, एंड हमें एक अल्कोहल मिलता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ सायानोहाइड्रिन फ्रॉम ए कीटोन। बताइए, सायानोहाइड्रिन फ्रॉम ए कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सबस्टिट्यूशन रिएक्शन रहती है, सॉरी जो एडिशन रिएक्शन रहती है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप इनमें देख लेते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 57, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विथ। एनिलीन को किसके साथ आप रिएक्ट कराओगे अगर आपको क्लोरोबेंजीन चाहिए? क्लियर? अगर आपको क्लोरोबेंजीन। सो देखिए आपके पास क्या होता है? आपके पास एनिलीन होता है, दिस इज एनिलीन। एनिलीन को जब आप NaNO2, अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ हमारे पास HCl, इनकी डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, आपको क्या मिलता है? आपको वहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिलता है, दैट इज N2Cl। दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, काफ़ी मशहूर रिएक्शन है। अच्छा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की। सो यहाँ पे आपने एनिलीन लिया, इसके साथ NaNO2 एंड HCl रिएक्ट कराया, बनाया क्या? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। फिर ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होता है, इसमें आप Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ करोगे, दैट इज गेटरमैन रिएक्शन, है ना? गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमियर्स रिएक्शन पढ़ी होंगी आपने। फिर यहाँ से इजीली क्या बना सकते हो आप? यहाँ से इजीली आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। सो आपने स्टार्टिंग में एनिलीन लिया, बनाया क्या? क्लोरोबेंजीन। यही पूछ रहा था, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विथ। सो बताइए एनिलीन को आप किसके साथ रिएक्ट कराओगे? नाइट्रस एसिड, दैट इज नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय हीटिंग विथ
क्यूप्रस क्लोराइड। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान दीजिए, ये जो कॉम्बिनेशन होता है NaNO2 प्लस HCl, इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप HNO2 भी लिख सकते हो। क्लियर, इसमें आप HNO2 भी लिख सकते हो। सो ये हमारी रिएक्शन होती है। क्लियर। सो एनिलीन में आप क्या मिलाते हो, नाइट्रस एसिड या फिर इन दो का कॉम्बिनेशन, पहले बनेगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, फिर इसमें आप क्या यूज़ करोगे, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड। सो बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज हाउ रिएक्शन ऑकर्स। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए C6H5COCl। बताइए ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है बेंजाइल क्लोराइड। सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड आपको दिया गया है। इसके साथ आपने क्या डाला, अमोनिया डाला। सो आपको क्या मिला, X यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे दिस इज आपका कंपाउंड COCl, यानी कि C6H5COCl यहाँ पे। क्लियर, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। सो इट इज हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। इसमें आपने क्या डाला, अमोनिया डाला, NH3 को आप लिख सकते हो HNH2, ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ से होगा क्या, HCl बाहर निकलेगा, व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे CO ऑलरेडी, फिर यहाँ पे NH2, यानी कि यहाँ पे अमाइड आया। सो इट इज़ बेंजामाइड, सो X आपको क्या मिला, X आपको बेंजामाइड मिला। इसके बाद बोल रहा है कि X के अंदर इसने क्या डाला, P2O5। क्लियर। सो फास्फोरस आप ये बताइए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसने यहाँ पे डाला। क्लियर। सो P2O5 किसमें, बेंजामाइड में। क्लियर, बेंजामाइड में जब ये डलता है इसमें, सो बेसिकली जो हमारा अमाइड होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये नाइट्राइल या फिर साइनाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर, इट इज़ हमारे पास बेंजो नाइट्राइल या फिर साइनाइड। सो ये नाइट्राइल या फिर साइनाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। दिस इज, ये आपको क्या मिला, वाई मिला। वाई में इसने फिर निकल डाला, यानी कि रिडक्शन की होगी। सो निकल डाला या फिर रिडक्शन की। सो जब आप एक साइनाइड की क्या करते हो, जब आप एक साइनाइड की रिडक्शन करते हो, सो आपको क्या मिलता है, आपको अमाइन मिलता है, लाइक दिस। सो आपको यहाँ से अमाइन मिला, एंड ये जो अमाइन हमारे पास होता है इसको कहा जाता है बेंजाइल अमाइन, क्योंकि यहाँ पे CH2 है। सो इट इज़ बेंजाइल अमाइन। सो इन शॉर्ट जो आपका Z मिलेगा, दैट इज़ बेंजाइल अमाइन। सो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर या फिर ऑर्गेनिक आपने कैसी पढ़ी होगी। सो रिएक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 12 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प अस इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो बताइए इनमें से कौन सी एंजाइम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करेगी, इन्वर्टेज, ट्रिप्सिन, टायरोसाइनेस, यूरेज। सो इट इज़ हमारे पास ट्रिप्सिन। सो ये हेल्प करेगी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में। नेक्स्ट, ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। जो ग्लूकोज हमारे पास है C6H12O6, आपको ये किस में कन्वर्ट करना है, आपको ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट इज CH2OH। सो यहाँ पे बेसिकली आप क्या यूज़ करते हो, कौन सा एंजाइम आप यहाँ पे यूज़ करते हो, आप यूज़ करोगे जाइमेज, किसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। क्लियर, आप किसका यूज़ करते हो, जाइमेज का। क्लियर, एंड जाइमेज जो होता है ये बेसिकली कहाँ पे फॉर्म होता है, ये यीस्ट के अंदर हमारा फॉर्म होता है। क्लियर, आप इसका यूज़ करते हो, एंड बेसिकली यहाँ पे थ्रू फर्मेंटेशन रिएक्शन ऑकर करती है एंड आपका अल्कोहल बन जाता है। सो जाइमेज आप यूज़ करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। सो 2 घंटे का सेशन हमारे पास था, एंड आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, एंड आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्या की होंगी, सीखी होंगी। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। देखिए, चाहे आपका कम भी स्कोर हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है नीड टू इम्प्रूव, यानी कि देयर इज़ ऑलवेज अ विंडो फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, एंड जितना बेटर हो सके एवरीबडी शुड ट्राई। मैं, आप, कोई भी हो, हर जगह, चाहे जॉब में हो, चाहे लाइफ में हो, हमेशा अपने आप को क्या करना है, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे, एंड इस सेशन से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, एंड आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, एंड आपको और इन रिमेनिंग डेज में कितना एफर्ट देना पड़ेगा रिवीजन की तरफ या फिर प्रैक्टिस की तरफ। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।